प्राइमरी गोल ऑफ एन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो EMS पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पर्यावरण का जो प्रबंधन करना होता है, प्रणाली होती है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, जो आपकी उद्योग लगे होते हैं, इनके अंदर जो प्रदूषण फैलता है उसके लिए जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाता है, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली लगाई जाती है, ताकि उससे क्या हो सके, जो पर्यावरण पर जो उद्योगों के द्वारा जो धुआं निकलता है, उद्योगों के द्वारा जो प्रदूषण फैलता है, उसको कम किया जा सके। तो समझ में आ गया आपको? इससे क्या होता है, पर्यावरण पे कम से कम प्रभाव पड़ने के लिए आपको EMS सिस्टम लगाया जाता है। जैसे कि व्हीकल हो गए, जो वाहन हो गए, अब वाहन से प्रदूषण निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं। तो इससे क्या किया जाता है, आपको जो EMS प्रणाली के तहत जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह बनाए जाते हैं, साथ के साथ कंपनियां हैं वो इस तरीके के वाहन बनाने के प्रयास करती है जिससे क्या हो, प्रदूषण कम से कम हो सके। तो इसीलिए जो EMS प्रणाली होती है, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली होती है, वो इसीलिए लागू की जाती है ताकि पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े, स्वच्छ पर्यावरण है वो सभी प्राणियों को मिल सके। ISO 14001 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ISO मार्क है, इंडियन स्टैंडर्ड मार्क होता है, ये आपको पता है। ISO मार्क आपने देखा होगा काफ़ी जगह। तो ये 14001 ये किससे संबंधित है? ये पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। अब प्रश्न को उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ISO मार्क है वो पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन से संबंधित है? तो कौन सा है? 14, 2/0 और *1। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर जो चेंजमेंट करेगा वो कहाँ पर करेगा? 2/0 या 1 में करेगा। समझ में आ गया आपको? तो अच्छे से याद कर लेना, 2/0 आएगा और लास्ट में 1 आएगा। तो ये किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आएगा एग्जाम में इससे संबंधित, देख लेना आप। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट डज ISO स्टैंड फॉर इन ISO 4000? तो ISO 14,000 का क्या मतलब होता है? तो क्या मतलब होता है, ये ISO 4000 का जो मतलब वो क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित, उसका ISO मार्क कितना है? ISO 14,000 है, वो इसका मार्क होता है। तो क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब वो संस्था है, वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सर्टिफाइड है पर्यावरण प्रबंधन के मामले में। समझ में आ गया आपको? अगले वाला प्रश्न है, लाइफ साइकिल एनालिसिस असेस एनवायरनमेंट इंपैक्ट ड्यूरिंग। तो लाइफ साइकिल विश्लेषण पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करता है। तो किससे करता है? जो लाइफ साइकिल है उसका जो एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, वो पर्यावरण पे क्या प्रभाव हो रहा है उसका क्या मूल्यांकन करता है? तो किस चीज से करता है? पूरे उत्पाद जीवन के दौरान। मतलब लाइफ साइकिल आप समझते हो ना, कोई चीज की क्या होती है? जैसे अपन ने जन्म लिया और जहां तक अपन को मृत्यु मिली वहां तक का अपना पूरा सफर है जो जीवन का, उसी को इंग्लिश में लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो हर चीज की एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे कि आपने क्या खरीदा? एक बिस्कुट खरीदा, तो वो बिस्कुट है, जब उसका बिस्कुट का फैक्ट्री से निर्माण हुआ और जब तक वो बिकता है, समझ में आ गया, और जब तक आप उसको वेस्ट के रूप में डिस्पोज नहीं कर देते हो, तब तक वो उसकी पूरी क्या होती है? पूरी की पूरी लाइफ साइकिल होती है। अब उसके अंदर क्या होगा? देखो, एक बिस्कुट बनाने के लिए कंपनी में क्या क्या किया जाता है? उस आटा पहले, सबसे पहले आप गेहूं लेकर आए, तो गेहूं में क्या हुआ? पूरा पेस्टिसाइड वगैरह का यूज हुआ, वहां से थोड़ा प्रदूषण होता है। फिर उस गेहूं को आपने कंपनी तक पहुंचाया तो उसके दौरान प्रदूषण फैला। फिर आपने कंपनी में क्या क्या आटे को पिसाने के लिए भेजा, आटा बनाया, पूरी प्रोसेस करी बिस्कुट बनाने तक, तो उसमें क्या होगा? प्रदूषण होगा। फिर प्लास्टिक के रैपर्स में उनको पैक किया जाता है, तो वहाँ पर क्या प्रदूषण होता है। फिर वो मार्केट में आया, बिका, उस दौरान उसका प्रदूषण हुआ। तो ये पूरी की पूरी कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है। तो उसका पूरे लाइफ साइकिल में उसने कितना पर्यावरण प्रदूषण फैलाया, उसका मूल्यांकन किसका करता है? उसे लाइफ साइकिल विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। और लाइफ साइकिल विश्लेषण है वो पूरे जो कोई भी उत्पाद है उसके पूरे जीवन के बारे में बताती है। जैसे एक प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को निर्माण करने से लेकर उसको आपने गलाया, आपने उसको जलाया, आपने उसको गाड़ा, कुछ भी किया, वो जब तक गल नहीं जाएगा, पूर्ण रूप से जल नहीं जाएगा, और जो आपने कहीं बहा दिया तो वो चौक नहीं कर देगा। तो सारी की सारी उसका जीवन में उसने कितना प्रदूषण किया, वो इस चीज को नापता है।
समझ में आ गया? एक एक चीज को गहरे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। मुझे उम्मीद है आपको अगर वीडियो पूरा देखोगे ना तो पर्सन गलत नहीं होंगे आपके, मैं इस बात का पूरी गारंटी देता हूं। विच इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ द एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रबंधन का आयाम नहीं है? तो इनमें से कौन सा आयाम नहीं है पर्यावरण प्रबंधन का? पहला प्रश्न है आर्थिक। तो आपको पता है पर्यावरण से क्या होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है। तो इसमें क्या होगा, एक क्या है, आर्थिक भी होता है। तकनीकी, तो तकनीकी रूप से भी क्या होता है, हम जो पर्यावरण है उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से भी अपन जो पर्यावरण का प्रबंधन कर सकते हैं। या और अच्छे से डीप से समझा सकता हूं मैं आपको। देखो, आर्थिक रूप से आप क्या कर सकते हो, आपके पास जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तब वो क्या करता है, प्रदूषण ज्यादा फैलाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देकर बताऊं, पहले के समय क्या हुआ करता था, एलपीजी के सिलेंडर वगैरह नहीं होते थे, तब क्या करते थे, गांव में लकड़ी के चूल्हे होते थे और वहां से खाना बनाया जाता था, तो उससे प्रदूषण ज्यादा फैलता था। समय बढ़ा और गैस के चूल्हे वगैरह आने लगे, लोगों के पास उपलब्धता होने लगी, पैसे होने लगे, तो उन्होंने उनको खरीदना शुरू किया। अब क्या होगा, उससे थोड़ा प्रदूषण कम होता है। एक छोटा सा गांव का उदाहरण, आपका जो नॉर्मल जिंदगी का मैंने उदाहरण देकर समझा दिया है। तो आर्थिक रूप से आप पैसे खर्च कर भी पर्यावरण प्रदूषण कर सकते हो। ऐसे भी नहीं समझ में आए, एक चीज बता देता हूं, आपकी एक छोटी सी कंपनी है, किसकी, कपड़ों की कंपनी है, और कपड़े की आप रंगाई पुताई का काम करते हो, जो कपड़ा पर कलर देखो ना थे वो लगाने को काम करो। आप क्या करें, आपके पास कम पैसा, छोटा उद्योग है, तो आपके पास आप जो रंगाई पुताई का काम करते हो उससे जो पानी निकलता है, वेस्ट निकलता है, आप उसको ऐसे नाली में बहा दिया आपने, तो क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हुआ। अब आपकी कंपनी हो गई बड़ी, आपने ले रखा स्टैंडर्ड का मार्क, आप हो गए करोड़पति। आपने, तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे इन्वायरमेंट, आप वहां पर लगा दिया आपने वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया, वहां पे आप जो पानी होता है उसका पूरा सा ट्रीटमेंट करके रिसाइकल कर सकते हो। तो समझ में आ गया आर्थिक कितना फायदा होता है पर्यावरण को मैनेजमेंट करने में। दूसरी वाली चीज तकनीक का, तो आपके पास जितनी अच्छी तकनीक होगी आप उतने अच्छे से पर्यावरण को प्रबंधन कर सकते हो। जैसे कि अब बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, पहले जो वाहन थे वो किससे चलते थे, कोयले से चलते थे, ज्यादा प्रदूषण होता था। टेक्नोलॉजी बदली, टेक्नोलॉजी बदल के किसमें, पेट्रोल पे चलने लगे, तो उससे प्रदूषण कोयले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी हो तो रहा था। फिर क्या हुआ, फिर जो अपने पास कौन सी कैसे एलपीजी वगैरह पे चलनी शुरू हुई तो और प्रदूषण कम हो गया। अब कौन सी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक की गाड़ी आ गई, तो प्रदूषण थोड़ा और कम हो गया, मतलब नाम मात्र का प्रदूषण रह गया इलेक्ट्रॉनिक की गाड़ियों में। तो समझ रहे हो ना, तो तकनीक से क्या होता है, पर्यावरण पे धीरे धीरे कम प्रयोग, कम क्या हो सकता है, आप पर्यावरण प्रदूषण कम कर सकते हो। अगला राजनीतिक रूप से, अब राजनीति का क्या प्रभाव होता है, आप कहोगे सर क्या प्रभाव होगा राजनीति का? सर होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैं आपको समझाऊं, सरकार ने कल से नियम बना दिया, अगर हर ग्राम पंचायत में आपका सरपंच है, सरपंच का उदाहरण देके बता देता हूं, उसने नियम बनाया, किसी भी घर के अगर कोई भी व्यक्ति को देख लिया गया कि वो पानी को व्यर्थ में बहा रहा है तो उसको 500 रुपए का चालान लगेगा। समझ में आ गया? और आपके सारे गांव के लोग सहमत भी हो गए, बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानेंगे। तो क्या होगा, अब हर व्यक्ति सजग हो गया, जागरूक हो गया, तो पर्यावरण पे जो प्रदूषण उसका प्रभाव पड़ा। समझ में, मैंने बहुत छोटा उदाहरण देके समझाया, ये पूरे भारत देश पर भी लागू हो सकता है। समझ में आ गया? या ऐसे समझ लो कि सरपंच ने नियम बना दिया या फिर सरकार ने नियम बना दिया कि जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेगा, मतलब जल संरक्षण का कार्य करेगा, वर्षा जल संरक्षण का, उसको सरकार सब्सिडी देगी या कुछ अतिरिक्त छूट देगी, सभी लोग राजी हो जाएंगे, कल से ही करना तैयार कर देंगे। तो राजनीति का प्रभाव पड़ता है ना, तो यही होता है। इसमें एक ऑप्शन नहीं है, वो क्या है, फैशन वाला नहीं है। थोड़ा ज़्यादा डीप में ले जाकर समझाया, लेकिन ये जो मैंने आपने 1-2 मिनट आपको दिए ना, आप जब पेपर में प्रश्न सोल्व करने जाओगे तब इनका महत्व पता चलेगा आपको। एन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान EMP इंक्लूड्स, एक पर्यावरण प्रबंधन योजना EMP में क्या शामिल होती है? तो पर्यावरण प्रबंधन योजना में क्या शामिल होती है वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी। मतलब आपके पास, मैंने उदाहरण देके बताया था, आपके पास रंगाई पुताई करने का काम, आप कपड़े का काम करते हो, रंगाई पुताई करने का, उस पर जो ऐसे मान लो कि चूनड़ी बना को काम करो थे, चूनड़ी में जो रंग लगा है ना लाल, वो लगाओ। समझ में आ गया? तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हो, जैसे मैंने उदाहरण देके बताया, आपने क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिया। अब क्या होगा, सिर्फ जो सॉलिड वेस्ट होगा ना उसका, जो कलर वगैरह का, वही बचेगा, पानी का आप क्या कर सकते हो, फिर से रिसाइकल कर सकते हो।
अब क्या होता, पहले क्या होता, आप उसको नाली में बहा दिया, वो पानी बहकर आपके गांव के जोड़ में चला गया। अब जोड़ से क्या होता है, पशु पक्षी पानी पी रहे हैं वो बीमार हो सकते हैं। जो आपका जो जल प्रदूषण वो तो हो ही रहा है, भूमि प्रदूषण भी हो रहा है, इससे वहाँ पे गंद आने लग जाएगी, लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो यही चीज़ होती है, आप इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में क्या सीखते हो, वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज को सीखते हो। पर्यावरण प्रबंधन में आप क्या सीखते हो, आप सीखते हो कि कैसे भी अपशिष्ट है, जो प्रदूषण है, जो कचरा ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है, उसको कम कैसे किया जा सकता है। समझ में आ गया? ये छोटे छोटे उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये याद रख लिया करो प्रश्न के साथ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विच ISO सीरीज इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। तो कौन सी ISO जो 1400 है ना, वो 14,000 है, वो किस पे ज्यादा फोकस करती है, वो पर्यावरण पे ज्यादा केंद्रित करती है। भाई कटे 14,000 की जगह 1400 बोल दूं तो इग्नोर कर दियो, कोई दिक्कत को नहीं, 14,000 ही होगा। ठीक, अगले वाला है इथिकल एंड द मोरल डायमेंशंस इन द EMS इन्वॉल्व्स। तो EMS में नैतिक और नैतिक आयाम किससे संबंधित होते हैं, तो आपको पता है जो इथिकल नैतिक और जो आयाम है वो किससे संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है, इसमें पर्यावरण के लिए सही करना। तो जो इथिकल मोरल चीजें क्या भाई, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। पर्यावरण है थोड़ी भगवान आके कोई सुधार के जागो, या फिर कोई थारा गाँव, कोई नरेंद्र मोदी जी आके थारा गाँव में पेड़ लगा के दे। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो पर्यावरण को सही से रख सके। बहुत छोटी छोटी चीजें बताता हूँ मैं आपको। आप क्या कर सकते हो, आपके घर पे जो लाइट जलती है, आप घर पे नहीं हो, पंखा चल रहा है आपका, कूलर चल रहा है आपका, लाइट जल रही है, बहुत छोटी चीज है ना, आप बहुत पैसे वाले हो मान लिया, लेकिन फिर भी आप उन्हें बंद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो लाइट जलती है, वेस्ट में जल रही है, वो किससे बनती है, कोयले से बनती है या जल से बनती है। तो उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये भी बहुत छोटी छोटी चीजें इन्वायरमेंट पे बहुत इंपैक्ट डालती हैं। हर वर्षा में, हर साल में आप एक पेड़ लगाने का, जन्मदिन पे आप ऐसे हो अल्लाह करके यहाँ पे केक काटने का कार्य करते हो। आप एक काम कर सकते हो, हर जन्मदिन पर अपना एक पेड़ लगा सकते हो, पूरी साल उसको क्या कर सकते हो, पानी पिला सकते हो। कम से कम 2 साल में एक बार कर लो ये चीज। बहुत छोटी छोटी चीजें ना, तो आप इनका ध्यान रखकर पर्यावरण पे सहयोग कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्यावरण के लिए सही करना। अगले वाला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है EMS सोशियो कल्चरल डायमेंशन इन द EMS इंक्लूड। तो EMS में सामाजिक सांस्कृतिक आयाम में क्या शामिल है, तो EMS में सामाजिक और सांस्कृतिक कौन सा आयाम होगा, समुदाय की भागीदारी। देखो जब मत आने को उदाहरण देखिए बताओ पिछड़ा कि पूरा गांव राज्य होगो, क्या क्या के लिए राज्य होगो, कि पानी बिल्कुल नहीं डोलाना फालतू, मतलब फालतू में पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा, फालतू में पानी को बिल्कुल भी नहीं बहाया जाएगा व्यर्थ में। तो इससे क्या होगा, एक शब्द इंपॉर्टेंट हो, सारो गांव राज्य होना चाहिए। समझ में आ गया? या फिर आप देखते हो अपने कुछ समुदाय जैसे विश्नोई समुदाय है, उनके द्वारा वन्य जीव उनका संरक्षण किया जाता है, वो पेड़ भी नहीं काटते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरे समुदाय में पर्यावरण संरक्षण की क्या चली जाती है, भागीदारी देखने को मिलती है। तो इसे क्या कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम के नाम से जाना जाता है। और जो सामाजिक सांस्कृतिक आयाम वो होगा जिसमें पूरा समुदाय है, सारा गांव का लोग ही, पूरा शहर का लोग ही, सब एकदम राजी हो जाए कि भाई मैं तो यो ही काम करांगा, आज जो प्रदूषण फैला वही कोई नहीं, तो वो क्या जाओगो, सामाजिक संस्कृति आयाम में आएगा वो चीज। समझ में आ गया आपको? जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला, उसके बाद में शायद आप में से काफ़ी विद्यार्थी होंगे, उसमें काफ़ी छोटे होंगे, 2014-15 में चला था। उसके बाद में आपका स्वच्छता है, उसमें बहुत ध्यान रखा जाता है। आप शहर में जाते हो ना, तो कचरा वगैरह कचरा पत्रों में डाला जाता है, लोग थोड़े समझदार हुए हैं। 10 नंबर प्रश्न है पॉलिटिकल एंड द लीगल डायमेंशन इफेक्ट द EMS थ्रू। तो राजनीतिक और कानूनी आयाम EMS को कैसे प्रभावित करते हैं, तो भाई कोई आज सरकार नियम बना दियो कि जैसे दिल्ली में अभी नियम बना है थोड़े दिन पहले कि 10 साल से पुराना कोई भी व्हीकल है, कोई भी वाहन है, उसको पेट्रोल ही मत दो। पेट्रोल नहीं दोगे तो चलेगा, मतलब पेट्रोल डीजल मत दो, नहीं दोगे तो चलेगा कैसे, और चलेगा नहीं तो फिर प्रदूषण कैसा होगा। तो सरकार ने क्या कर दिया, कानून और राजनीति का प्रयोग करके पर्यावरण प्रदूषण है या पर्यावरण के जो मैनेजमेंट है उस पर कार्य किया है। समझ में आ गया? तो लॉ एंड रेगुलेशन, कानून और विनियम को लागू करके सरकार क्या कर सकती है, आपको राजनीतिक और कानूनी आयाम से EMS को प्रभावित कर सकती है। समझ में आ गया? अब देखो ये वाला जो मैंने आपको एक चीज बताई है, अब आपके सामने एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आपको दिल्ली वाला उदाहरण याद करना है, आपको समझ में आ जाएगा सरकार कानून लागू करके, रूल एंड रेगुलेशन लागू करके क्या कर सकती है, EMS मैनेजमेंट कर सकती है।
ऐसे उदाहरणों से आपको चीज़ों को याद करना है, काफ़ी दिनों तक याद रहेंगे। ईएमएस मदद करता है, तो ईएमएस किस चीज़ में मदद करता है? ये करता है, ये मैंने पहले बता दिया, पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को प्रबंधित करने में, इन मैनेजिंग इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये गलत लिखा हुआ है, प्रबंधन करने में, समझ में आ गया? तो यही है, नाम यही है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, तो प्रबंधन का ही कार्य करेगा ये। तो अगले वाला प्रश्न है, लाइफ साइकिल स्टेजेस इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स। तो लाइफ साइकिल चरण में सभी शामिल होते हैं सिवाय। तो लाइफ साइकिल में थाने पता नहीं, कोई आदमी जन्म जदू लेके मरण तक को जो काल हो क्या कहो जाए, लाइफ साइकिल का नाम जाने जाए। तो उसमें क्या क्या शामिल होता है? कच्चे माल का निष्कर्षण करना, भाई वो बिस्कुट वाला उदाहरण देके बताया ना, बताना कि कच्चो माल निकाल के आया, कच्चो माल के गेहूँ, कच्चो माल उसके अंदर निर्माण करना, फिर कंपनी में गयो, दिया रसड़ का बनायो, चून बना दियो बिस्कुट, तो वो क्यों हो, निर्माण की प्रक्रिया में आ गया। अगले वाला के निपटारण, भाई खागा वो क्यों, निपटानो को। तो इम के बच्चा है विज्ञापन। विज्ञापन है वो लाइफ साइकिल में नहीं आता है, वो कंपनी के वो कंपनी के मार्केटिंग प्रोसेस में आता है। समझ में आ गया आपको? अच्छे से याद कर लेना है। ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न ऐसे आए, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि लाइफ साइकिल के क्या कौन सा चरण हो सकता है। तो उसमें क्या हो सकता है? कच्चे माल का निष्कर्षण, सब पहले कोई भी चीज बनाने के लिए आपा के लिए कच्चो माल लेवा, समझ में आ गया ना? कच्चा माल लेकर आओगे तभी तो बिस्कुट का, भाई गेहूं से बनाओगे, मैदा बनाओगा, जाऊं भी बनाओगा, पहले बात चीज ही तो चाहिए, क्या बनाओगा नहीं। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए, फिर आपके पास कच्चा माल आ गया तो तो हाथ को नहीं राख क्यों थान कोई अगरबत्ती करनी है, तो उसका क्या करोगे? उसका निर्माण भी करोगे। तो उसमें लाइफ साइकिल में क्या आता है? उसका निर्माण भी आता है। और तीसरा क्या आता है? निपटारण। भाई चीज लिया देर बना भी ली तो को धरके क्या करोगा, उन बेचनी भी है तो को निपटारण करना भी वो अंदर ही आवा है, लाइफ साइकिल का अंतर्गत यहाँ। अच्छा हूँ याद कर लियो, बिल्कुल थारी भाषा भी समझा दी है सारी चीज़ें। अभी भी नहीं याद हो तो पढ़ाई छोड़ दो फिर। अगले वाला प्रश्न है, ISO 14001 प्रमाणन का मुख्य लाभ क्या है? तो ISO 14001 के जो सर्टिफाइड है उसका क्या फायदा होता है? उसका होता है ये पर्यावरण की जोखिमों को कम करता है। तो जो भी कोई भी कंपनी है उन 14,001 को मान ली सर्टिफिकेट मिल गो, तो एक अर्थ क्या है, या कंपनी भाया के तो रुपया दे के बनवाए सर्टिफिकेट, या दूसरी बात या पर्यावरण पर कम से कम प्रदूषण करे है। दो ही तरीका उसकी ही, लेकिन थन वो रुपया देने वाली बात नहीं याद रखनी है, थन क्या याद रखनी है? पर्यावरण ने कम जोखिम दिया है, समझ गो, रिड्यूस इन्वायरमेंटल रिस्क पर कार्य करती है। अगले वाला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, इकोनॉमिक डायमेंशंस इन ईएमएस। अब देखो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ इसके अंदर, अच्छी तो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस ही चीज़ है। कंपनियां क्या करती हैं, पैसे दे देती है जो सर्टिफिकेट बनाने वाले होते हैं, या फिर ऐसे भी नहीं करते, मान लो कोई ऐसा अधिकारी आ गया मेरे जैसा, मान लो पैसा ले नहीं, तो उसको क्या करेंगे, ये अलग से प्लांट बना लेते हैं और वहाँ पर बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छता, एकदम सब कुछ सही चल रहा हुआ है, और वहाँ से जाकर वही प्रोडक्ट उनको दे देंगे और सर्टिफिकेट बना लेंगे। अब क्या करते हैं, जैसे कंपनी वाले, जैसे मैं आपको XYZ कोई भी कंपनी है, अब वो कंपनी वाले क्या करेंगे, फूड सर्टिफिकेट बनाना है, जैसे समझ में आ गया, जैसे आप जो नूडल्स का एक 2 मिनट वाली चीज़ आती है ना नूडल्स वाली, उससे उदाहरण से समझ लो, तो वो क्या करेंगे, बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे अपना सबसे शानदार, और वो भेजेंगे कंपनी जो सर्टिफिकेट बनाने वाले। अब कोई भी चीज़ बेस्ट बनाई है तो उसको तो सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं मार्केट में। ईएमएस में आर्थिक आयाम किस चीज़ पे केंद्रित होते हैं? तो किस चीज़ पे केंद्रित होते हैं आर्थिक आयाम? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो लागत का से संबंधित ये होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, टेक्नोलॉजी डायमेंशन इन द ईएमएस इंक्लूड्स। तो ईएमएस में तकनीकी आयाम में क्या शामिल होता है? तो यूज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो हरित टेक्नोलॉजी। अब देखिए सोचो कोई मालिक कोई स्कूटर बना रहे तो स्कूटर पर रंग कर दिया तो वो ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं हो गई है। वो उसका अर्थ यही है कि आप कम से कम प्रदूषण कर रहे हो। जैसे कि आप अपनी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करो, मान ली स्कूटर बनाने की कंपनी है, बा लाइट को प्रयोग तो हो ही गो भाई, कोई भी कंपनी होगी तुम बा 80% लाइट है बा सौर ऊर्जा बना रही है, सौर ऊर्जा से प्रयोग कर रही है, और 20% आपकी मतलब नॉर्मल जो अपना जो कोयला वगैरह सब बना है तो को प्रयोग कर रही है। तो इनके क्या होगा कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करके उसने क्या किया है, अपना कोई प्रोडक्ट है उसको बनाया गया है। समझ में आ गया ना आपको? अच्छे से याद कर लेना ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ईएमएस में तकनीकी आयाम क्या होगा, जब आप ग्रीन टेक्नोलॉजी हरित तकनीक का उपयोग में लो। समझ में आगो, हरी चीज क्या हुआ, क्या से संबंधित हो, एनवायरमेंट से संबंधित हुआ है, तो तकनीक को नाम आगो तो हरित तकनीक मान लियो।
16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन चक्र विश्लेषण का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है भाई? देखो सीधी बात है, जठे भी लाइफ साइकिल में ना कोई नई को सवाल आवे और उठे कोई मार्केटिंग से संबंधित चीज आ जाए ना, कोई मीडिया आगिर, कोई न्यूज़पेपर में निकालना आगोर, कोई एडवर्टाइजमेंट आगोर, कोई 2-3 एक्टर ने पिसा दे के कोई नचवा दिया, बस सब जठे भी चीज आ जाए वह उन्हें हटा दी और बाकी का जो भी ऑप्शन है वह सारा करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों का क्या लक्ष्य होता है? तो पर्यावरण प्रबंधन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या एम होता है? मीट इन्वायरमेंट रेगुलेशन। तो जो पर्यावरण से संबंधित जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनको पालन करने का कार्य होता है पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों का। समझ में आगा कि भाई जो भी कानून बनाए सरकार उन सबका प्रयोग कर रही है, उन सबको पालन कर रही है। 18 नंबर प्रश्न होता है, एन एग्जाम्पल ऑफ इथिकल एनवायरमेंट एक्शन। तो नैतिक पर्यावरणीय कार्रवाई का क्या उदाहरण होता है? तो क्या उदाहरण है? यूज रिसाइकल मटेरियल। तो भाई थारी नैतिक की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करेडो प्रोडक्ट अगर थे यूज कर रहे हो तो इससे क्या होगा? पर्यावरण पे ज्यादा कम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? ये आपकी नैतिक कार्रवाई होती है, नैतिक आपका कर्तव्य होता है कोई भी कंपनी का। अगला है ISO 14001 मतलब 14001 किसके लिए आवश्यक होता है? तो किसके लिए आवश्यक होता है? पर्यावरण उद्देश्य और लक्ष्य को, मतलब पर्यावरण के ऑब्जेक्ट और जो टारगेट होते हैं उनको पूर्ण करने पर। मतलब कोई भी कंपनी है बा कम से कम प्रदूषण करने के लिए ताकि पर्यावरण पे कम प्रभाव पड़े, इसलिए सर्टिफिकेट को बनाया जाता है। तो इससे आपको पता चलेगा क्या क्या होगा कि उसका जो पर्यावरणीय उद्देश्य है उसने उसको पूरा किया है। और ग्रीन टैक्स भी होता है, आपको शायद पता हो तो या नहीं पता हो तो। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द EMS इम्प्लीमेंटेशन? तो EMS क्रियान्वयन में पहला कदम क्या होगा? तो इसमें क्या कदम होगा? योजना एंड नीति का निर्धारण करना, प्लानिंग एंड द पॉलिसी सेटिंग करना। तो EMS को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है उसमें मतलब EMS है जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसको लागू किया गया कोई कंपनी में, तो सबसे पहले योजना तो बनाओगा ना थे भाई। मान लो कि मैं कपड़ा धुलाया होता है, एग्जांपल दियो उम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के पानी को है, लेकिन भाई अगर थारी कोई बिस्कुट बनाने की कंपनी है तो EMS इन्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या होगा? जो थे बिस्कुटा की रैपिंग कर रहे हो ना, वह प्लास्टिक का बजाय क्या हो कर सको, कोई बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट कर सको जो गल्स का है। समझ में आ गया? या फिर जो आपकी कागज वगैरह की चीजों से भी कर सकते हो, लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा कि खाने योग्य चीज है। तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, या जूट वगैरह की किसी चीज का प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसा जूट का भी नहीं, वो भी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट का यूज करो जो बायोडिग्रेडेबल हो, या फिर रिसाइकल प्लास्टिक का यूज कर सकते हो। अगर वो भी नहीं यूज करो तो रिसाइकल प्लास्टिक का तो यूज कर ही सकते हो। तो ये सब उदाहरण है। तो ये सब क्या होगी? आपको योजना और नीति बनानी होगी कि आपका कैसा उद्योग है और उसमें कैसे EMS को लागू करना है। समझ में आया? सारी चीजें कितने अच्छे से डीप से समझाई उदाहरण सहित। अभी मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी आपको हर चीजें। यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़ें। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? तो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? तो क्या उद्देश्य होता है? असेस इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर ए प्रोजेक्ट। तो परियोजना से पहले पर्यावरणीय प्रभावों को मूल्यांकन करना। जैसे एक कोई कंपनी है, क्या की कंपनी है? लीज की कंपनी है, जो मतलब खनन करे है, मतलब लो काडो है, मान लो थे, समझ में आ गया आपको? कोयला निकालने की कंपनी है। तो अब वो जहाँ पर कोयला निकालेगी वहाँ पे आपको पता जंगल भी मिलेंगे, तो श्योर बात है। तो वो कंपनी किस तरीके से अपने एक अच्छा प्लांट लगाए वहाँ पर, ताकि पर्यावरण को कम से कम प्रदूषण हो, पेड़ों को कम से कम काटना पड़े, और जो कोयले से धुआं वगैरह निकलता है या फिर वहाँ से जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको अच्छे से किया जा सके। तो कोई भी परियोजना शुरू कर रहे हो उसका आपको कम से कम पर्यावरण पे प्रदूषण हो, प्रभाव पड़े, इसका मूल्यांकनीकरण कहलाना क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के नाम से ही जाना जाता है। तो ये भैया का प्रश्न ही जनका थे प्रश्न देख के अगर धर्म थोड़ो भगवान खोपड़ो दियो है, दिमाग दियो है, तो थे ऑप्शना के थ्रू उन्हें कर सको, और नहीं दिया तो मोहित सर तो पढ़ाई रखे रही, टेंशन लेने की कोई जरूरत है भी कोई नहीं जानती। अगले वाला है EIA इज कैरिड आउट ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट? तो EIA किस चरण में किया जाता है? तो EIA किस चरण में किया जाता है? ऑप्शन बी योजना चरण में। जब आप किसी भी चीज़ की योजना बना रहे हो तभी आप इन्वायरमेंट से जो मैनेजमेंट का असेसमेंट है उसका करते हो। तो इसका प्लानिंग स्टेज में आपको EIA का प्रयोग किया जाता है, याद रख लेना। प्लानिंग स्टेज में टेक्निकल पर्सन है वही कर पाएगा जिसने ये क्लास देखी है, वीडियो को अच्छे से समझा है। अगले वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन EI प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? EI का अर्थ क्या होगा? EI होती है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट
असेसमेंट, मतलब इन कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे तो उसमें कितना प्रभाव होगा पर्यावरण के ऊपर, इसका असेसमेंट करना इसका मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है। पहला होगा स्क्रीनिंग, तो आप चीज़ों को अच्छे से देख रहे हो कि भाई कहाँ कहाँ पर पर्यावरण का नुकसान हो सकता है। स्कोपिंग, तो कहाँ पर पर्यावरण पे कम प्रदूषण का स्कोप है ये देख रहे हो आप। पब्लिक कंसल्टेशन, लोगों से आप बातचीत कर रहे हो कि भाई मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, तो आप यहाँ के लोकल हो तो आप मुझे थोड़े से क्या कर सकते हो, मदद कर सकते हो उसमें उदाहरण करने में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो किससे हैं, ईआई का हिस्सा होती हैं। लेकिन बजटिंग पैसा को ध्यान रखोगा तो भाई पर्यावरण पर तो कम ही प्रभाव पड़ेगा, तो बजटिंग से संबंधित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 नंबर प्रश्न है ईआई, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्या होता है। तो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्या होता है, ए फोरकास्टिंग उपकरण, मतलब एक पूर्व अनुमान उपकरण है। क्यों, क्योंकि यो पहले ही बता देगा कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले कि इन्वायरमेंट पर कितनों प्रभाव पड़ेगा या कितनों कौन पड़े, तो भविष्यवाणी होगी ना एक तरीका की यह चीज। तो यह क्या है, एक प्रकार को पूर्व अनुमान उपकरण होगा है। समझ में आ गया आपको, टेक्निकल प्रश्न अच्छे से याद कर लेना, प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगले वाला है वन की इंपॉर्टेंस ऑफ ईआईए, तो ईआईए का एक महत्व क्या होता है, प्रिवेंट इम्पैक्ट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, तो पर्यावरण के संरक्षण को रोकना, मतलब जो इन्वायरमेंट है वो उसका क्षति होने से रोकने के लिए जो आपको ईआईए मैं फिर से समझाती हूँ, इन्वायरमेंट पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसको मूल्यांकन करे वह प्रणाली ईआईए के अलावा है वो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। तो भाई कितना प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा तो आप क्या करोगे, उसको जो प्रोजेक्ट है उसको चेंज करोगे, कम पड़ेगा तो लागू कर दोगे। तो ये क्या करता है, पर्यावरण का क्षरण होने से को रोकता है। ईआई प्रक्रिया में पहला चरण क्या है, तो पहला क्या होता है, स्क्रीनिंग। अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनिंग पहली प्रक्रिया है। स्क्रीनिंग का अर्थ क्या होगा, जहाँ मान लो थे सब पहले जमीन, कोई भी मकान बनाने पहले जमीन देख क्या हो ना कि जमीन कट्ठी है, उस हिसाब तो अपन नक्शो बनाऊंगा बाद में। तो बाई चीज है, कोई भी असेसमेंट मूल्यांकन करने की जो पहली प्रक्रिया होती है वो किससे शुरू होती है, स्क्रीनिंग से पहले शुरू है। या मान लो कि कोई भी चीज को मूल्यांकन करो ना, थे कोई भी चीज को मूल्यांकन करो तो क्या उदाहरण स्क्रीनिंग का, यही समझ लो आप, जमीन वाला ही समझ लो। मकान बनाने से पहले आप क्या करते हो, पूरी जमीन की स्क्रीनिंग करते हो, अच्छे से देखते हो उसको कि कहां पर क्या हो सकता है। अगले वाला ऑप्शन होगा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। एसआईए का क्या कि एसआईए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किस पर आधारित होते हैं, तो किस पे होते हैं, परियोजना का सामाजिक प्रभाव। मतलब जैसे कि आपने कोई भी एक मान लो सीमेंट की फैक्ट्री खोल तो ली थी, लेकिन क्यों उठे का वर्करान भी लगा दिया, लेकिन वहाँ क्या होगा उस चीज़ से, वहाँ पे जो उसके आसपास के जो लोग हैं वहाँ को आपको उन लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मतलब उन्हें दूसरी जगह ज़मीन देनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो कंपनी का 1-2 किलो कम से कम 500-600 मीटर का एरिया है, वहाँ पर जो आप सीमेंट बनाओगे वो उड़ के जाएगी, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो वो जाएगी ही जाएगी। समझ में आ गया। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे जो मिट्टी उड़ के जाती है उससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। समझ में आ गया। तीसरी बात, वहाँ पे जो मजदूर कार्य करते हैं उनके अंदर टीबी, अस्थमा जैसी बीमारियां भी देखने को मिलेंगी, तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। तो ये सब चीजें किससे होती हैं, ये परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव से संबंधित होती हैं। तो वो परियोजनाएं जैसे बांध बनाने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें आपको पता लोगों को लोग हो गए, जानवर हो गए या पेड़ पौधे हो गए, उनको काटना पड़ता है ना। तो वही चीज है कि कोई भी परियोजना जिसका सामाजिक रूप से प्रभाव पड़े और उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा उसका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, SIA के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म भी आ सकती है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है CSR स्टैंड्स फॉर। तो CSR की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं उनकी सामाजिक क्या जिम्मेदारियां होती हैं वो फुल फॉर्म होती है, रट लेना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, CSR गतिविधियों में क्या शामिल होती है, तो समुदाय विकास करना। तो आपको पता होता है ना, जो ये कोऑपरेट वर्ल्ड होते हैं, जब प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं तो इनकी जो कंपनी होती है इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक समुदाय विकास किया जाता है। भाई उन लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस का ध्यान रखा जाता है, उनकी फैमिली में अगर कोई बीमार होगा तो उन सब चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा जाता है। मैं उन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने यहाँ पर आप दुकान पे काम करने चले गए उनकी, वो नहीं, मॉल खोल रखे उनकी नहीं, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी होती है ना उनकी बात कर रहा हूँ।
है ना। साथ के साथ वो उनका एक अलग से कस्बा बनाकर रखते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, सामुदायिक विकास करने का प्रयास करते हैं कि जो उनको कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो इसको क्या नाम से जाना जाता है, सामुदायिक विकास के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, विच इज द बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो CSR की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले होती है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का एक लाभ करना। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, सार्वजनिक छवि में सुधार करना। तो कोई भी कंपनी है वो अपने CSR के उत्तरदायित्व को पूरा कर रहा है, लोगों की जो आप कंपनी में काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों की भी ध्यान रख रहा है, तो उस कंपनी की क्या होगी, सामाजिक छवि है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या लोगों के अंदर उसकी छवि सुधर जाएगी। समझ में आ गया आपको। जहाँ पे भी CSR शब्द दिख गया ना आपको, CSR, और वहां पर सामाजिक से संबंधित कोई वर्ड दिख गया ऑप्शन में, उस पर टिक करके आ जाना, आंख बंद करके, सही होगा आपका 100%। अगले वाला सही है, इन्वायरमेंट ऑडिट क्या होती है। तो पर्यावरण से संबंधित ऑडिट को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस। तो पर्यावरणीय प्रथाओं की व्यवस्थित तरीके से समीक्षा करना, मतलब पर्यावरण ऑडिट नहीं होती। देखो काफ़ी कंपनियां अपनी पर्यावरण इन्वायरमेंटल ऑडिट कराती हैं, तो इसमें क्या होता है, जो पर्यावरणीय प्रथाएं हैं उनको व्यवस्थित तरीके से समीक्षा करना, मतलब कंपनी के अंदर जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं उनका थोड़े से अच्छे से ध्यान रखना है। कोई कंपनी है वो ऐसा अभियान भी लॉन्च कर सकती है पेड़ लगाने का। दूसरी बात, क्या कंपनी के अंदर जो इन्वायरमेंट के सेफ्टी के रूल माने जा रहे हैं या नहीं माने जा रहे हैं, इसके लिए क्या की जाती है, इन्वायरमेंट ऑडिट की जाती है। 12 नंबर प्रश्न है, वन मेन गोल ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिट। तो जो पर्यावरणीय ऑडिट होती है उसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका क्या होता है, इंप्रूव इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस। तो पर्यावरणीय प्रदूषण को सुधारना। तो कोई भी कंपनी में ऑडिट की जाएगी तो ऑडिट करते हैं तो जो अधिकारी आते हैं वो बता देते हैं कि भाई वो आपको वहाँ पर आपको सुधार करना है। आपकी कंपनी से सीमेंट की कंपनी है और आपका धुआं उड़कर बाहर जा रहा है, बाहर की जो जमीन उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इससे क्या होगा, अब वो उस कंपनी वाले उसको सुधार करेंगे उस चीज़ में, तो सुधार करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरणीय प्रदूषण है वो सुधरेगा। 13 नंबर प्रश्न है, इन्वायरमेंट ऑडिट हेल्प इन। तो इन्वायरमेंट की जो ऑडिट है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, वो हमें हेल्प करती है प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने में। तो मैंने बताया था ना आपको अभी उदाहरण देके सीमेंट की कंपनी वाला कि वो मिट्टी उड़कर बाहर जा रही है, तो यही है कि पर्यावरण के कौन से ऐसे स्रोत हैं जो पर्यावरण ज़्यादा फैला रहे हैं, जो प्रदूषण के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इनका क्या ऑप्शन होगा, पर्यावरण के जो पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों का पता चलता है इन्वायरमेंट ऑडिट से। अच्छे से याद कर लेना, ये वाला प्रश्न देखिएगा आपको एग्जाम में। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिट। तो इनमें से कौन सी पर्यावरण ऑडिट का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी फंक्शनल ऑडिट। कार्यात्मक जो ऑडिट होती है वो किसका उदाहरण नहीं होती है, वो इन्वायरमेंट ऑडिट का उदाहरण नहीं होती है। बाकी अनुपालन ऑडिट होती है, वेस्ट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। मतलब सबसे पहली बात करूं कंप्लायंस ऑडिट क्या होती है। कंप्लायंस अनुपालन ऑडिट होती है, वो क्या होती है, कंपनी है उसके हर कंपनी होती है उसको सरकार कुछ नियम बनाकर रखती है कि भाई आपको इन पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित आपको नियमों को मानना है। तो क्या वो उन नियमों को मान रही है, वो कंप्लायंस ऑडिट में आते हैं। दूसरे फंक्शनल ऑडिट, तो जो भी मशीनरी लगी हुई है उसका जो कार्य कर रही है वो फंक्शन अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है, या जो इक्विपमेंट है जो इन्वायरमेंट से संबंधित लगे हुए हैं क्या वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो कौन से में आते हैं, फंक्शनल ऑडिट में आते हैं। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट, मतलब उनके द्वारा मार्क बनाया जाता है कि भाई पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसमें कि ये रोकने में सक्षम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या फिर इनके जो उपकरण अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे परफॉर्मेंस ऑडिट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, वेस्ट ऑडिट। तो वेस्ट जो डिस्पोजल करते हैं उसका ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको वेस्ट ऑडिट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये जो ऑडिट होती है उसमें फंक्शनल ऑडिट है वो नहीं होती है, बाकी सारी की सारी ऑडिट है उसमें देखी जाती है। जो फंक्शनल ऑडिट है वो कंपनी की टेक्निकल पार्ट से संबंधित होती है, समझ में आ गया। बाकी की ऑडिट है वो पर्यावरण से संबंधित होती है। 15 नंबर प्रश्न है, बेनिफिट्स ऑफ द एनवायरमेंट ऑडिट इंक्लूड्स। तो पर्यावरण ऑडिट के क्या लाभ होते हैं, तो इससे क्या होते हैं, इंप्रूव लीगल कंप्लायंस। तो आप पर कोई भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती भाई, इसीलिए आपके जो कानूनी अनुपालन में सुधार करता है। 16 नंबर प्रश्न है, हु कैन कंडक्ट एन एनवायरमेंट ऑडिट इन इंडिया। तो भारत में पर्यावरण ऑडिट कौन करता है, तो क्वालिफाइड एनवायरमेंट ऑडिटर्स। तो योग्य जो पर्यावरण ऑडिटर होते हैं वो इस कार्य को करते हैं भाई। जो भारत में ग्रीन ट्रिब्यूनल आपको पता है बना के रख रखा है, तो वो उसमें से कोई अधिकारी चुने जाते हैं, वो
पर्यावरण से संबंधित ऑडिट करते हैं। अगले वाला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण ऑडिट कार्यक्रम की निगरानी कौन करता है? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा किसका किए जाते हैं? निगरानी की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, अच्छे से रट लेना इसको। ए प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ EIA, तो इन्वायरमेंट जो आपका होगा 18 नंबर प्रश्न का क्या होगा? एक EIA का क्या पहलू होता है? स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग। तो इसमें क्या होगा? स्क्रीनिंग और स्कोपिंग से संबंधित है। आपको EIA वाली चीजें मैंने पहले बता दी थी कि स्क्रीनिंग से संबंधित होती हैं। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा कानून कुछ परियोजनाओं के लिए EIA अनिवार्य करता है? तो कौन सा करता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वो EIA को अनिवार्य रूप से लागू करने की बात करता है। आपको अच्छे से याद करना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्न आता है और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। 20 नंबर प्रश्न है, पब्लिक कंसल्टेशन इन EIAs। तो EIA में जन परामर्श का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है? इन्वॉल्व पब्लिक इन डिसीजन मेकिंग। तो निर्णय प्रक्रिया में जनता को शामिल करना किसके अंतर्गत आएगा? आपको EIA के अंतर्गत आएगा। जनता है वो आपका जो निर्णय ले रहे हो पर्यावरण को संरक्षण करने से संबंधित, उसमें जनता की भी भागीदारी देखने को मिले, उसे ही जन परामर्श या पब्लिक कंसल्टेशन के नाम से जाना जाता है। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की। द एयर एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। तो एयर एक्ट कब लागू हुआ था? तो एयर एक्ट है, वायु अधिनियम है, वो 1981 में लागू हुआ था। तो वायु से संबंधित प्रदूषण होता है, उसको मूल्यांकन या उसको संरक्षण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वायु अधिनियम के द्वारा किया जाता है और ये 1981 में लागू हुआ था। अब आपको कमेंट में बताना है कि भारत के अंदर पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ था। अगले वाला प्रश्न था, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एयर एक्ट 1981 का क्या, वायु अधिनियम 1981 का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना ये इस अधिनियम का मुख्य कार्य है। अगले वाला प्रश्न है, द सेंट्रल अथॉरिटी अंडर द एयर एक्ट। तो वायु अधिनियम के तहत कौन से केंद्रीय प्राधिकरण है? तो कौन से है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो CPBC है, वो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, वो एयर एक्ट के तरह एक सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में कार्य करती है। चौथे नंबर प्रश्न की बात करूं, अंडर द एयर एक्ट व्हाट इज पोल्यूशन। तो पोल्यूटेंट क्या होते हैं एयर एक्ट के तहत? तो इसका सही आंसर होगा एनी हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर। तो वायु के अंदर कोई भी हानिकारक पदार्थ अगर पहुंच रहे हैं और वो वायु की क्वालिटी गुणवत्ता को खराब करने का कार्य कर रहे हैं, तो वही क्या होंगे? पोल्यूटेंट के नाम से, प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, रट लेना इस चीज को। काफी बच्चे इसमें और दूसरा तुक्का मार के आने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मैंने प्रश्न पूछा था, आपने कमेंट कर दिया होगा। 1986 के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ये सारे प्रश्न आपको याद करने अच्छे से। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड आफ्टर विच मेजर इवेंट। तो पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 किस प्रमुख घटना के बाद में लागू हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी के बाद में पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। तो आपको पता है, तो भारत की नीति का नियम है, विधि का विधान है, जब तक कोई बहुत बड़ी त्रासदी नहीं हो जाए, जब तक भारत में कुछ लोग नहीं मर जाए, तब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता है। तो ये कब हुआ था? भोपाल के अंदर। आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, स्कूलिंग में आपने पढ़ा होगा। भोपाल के अंदर एक फर्टिलाइजर बनाने की, उर्वरक बनाने की कंपनी थी। तो उसमें क्या हो जाता है, गैस लीक हो जाता है और उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो उसके बाद में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को बनाया गया। द EPA 1986 एम्पावर्स विच बॉडी फॉर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। तो EPA 1986 किस निकाय को पर्यावरणीय नियमन के लिए सशक्त करता है? तो कौन सा करता है? केंद्र सरकार है, वो पर्यावरण से जो रेगुलेशन है उनको बनाने के लिए, उनको कंट्रोल में करने के लिए जो उसको शक्ति देता है, उसको पावर देता है। अगले वाला प्रश्न है, हैजार्डियस वेस्ट रूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो खतरनाक वेस्ट नियम है, जैसे कि वो आप समझो कोई केमिकल बनाने की फैक्ट्री है और वो केमिकल इतना खतरनाक है, अगर कोई भी इंसानों के संपर्क में आ जाए तो बहुत से लोगों की उससे मृत्यु भी हो सकती है।
तो इससे संबंधित नियम कब बनाया गया था? 1989। तो उसका जो वेस्ट डिस्पोजल होगा उसको ऐसा ही थोड़ी कि आप हर कहीं बहा दोगे, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि आपने हर कहीं बहा दिया, कोई नदी में बहा दिया तो उसका जल जानवर भी पीते हैं, लोग उसमें नहाते भी हैं, लोग उसको काफ़ी बार उस पानी को पीने के लिए उपयोग में कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो उससे संबंधित उसको वेस्ट का डिस्पोजल करने के लिए 1989 में नियम बनाया गया। अगले वाला प्रश्न है हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स डील्स विद। तो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम किससे संबंधित होता है? तो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम किससे संबंधित होता है? बी नंबर ऑप्शन होगा इंडस्ट्रियल हजार्डियस वेस्ट। तो उद्योग को जो खतरनाक कचरा होता है उसको कचरे को अपशिष्ट को सही से प्रबंधन करने के लिए इस नियम को लागू किया गया है। तो मैंने उदाहरण दे दिया ना, वो केमिकल वाला की कोई कंपनी का केमिकल होता है उसको प्रबंधन करने का कार्य करता है। विच रूल प्रोवाइड फॉर सेल्फ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द हजार्डियस वेस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम कचरे को सुरक्षित प्रबंधन और निपटान करने की व्यवस्था करता है? तो इसमें से कौन सा करता है? हजार्डियस वेस्ट रूल 1989। तो 1989 का जो कचरे प्रबंधन का जो नियम है वही क्या करता है? आपको सुरक्षित प्रबंधन का कार्य करता है खतरनाक कचरे को। तो ये रूल पूछा था आपको, 1989 वाला रूल ही इसमें लागू होगा। अगले वाला प्रश्न है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है वो किस साल को लागू हुआ था? वो लागू हुआ था 1974 को। तो कब लागू हुआ था? 1974 में लागू हुआ था। पानी से संबंधित, पानी के प्रदूषण को रोकथाम से संबंधित सबसे पहले नियम बना है वो कब बना है? 1974 में बना है। 1986 में कौन सा बना है? आपको पता है 1986 में बनता वो पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम बनता है, और आपको 1989 में वेस्ट डिस्पोजल वाला नियम देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर एक्ट। तो जल अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा जल प्रदूषण को रोकना। तो जल प्रदूषण उसको रोकने का जो मुख्य कार्य होगा, मुख्य ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्या होगा? आपका जल अधिनियम के तहत ये आएगा। 13 नंबर प्रश्न है अंडर द वाटर एक्ट द टर्म पोल्यूशन इंक्लूड्स। तो वाटर एक्ट के तहत पोल्यूशन का क्या अर्थ होता है, प्रदूषण का क्या अर्थ होता है? तो इसमें होगा गंध, स्वाद व हानिकारक परिवर्तन। मतलब अगर पानी के अंदर गंध आने लग जाए, पानी का स्वाद बिगड़ने लग जाए और उसमें हानिकारक खतरनाक परिवर्तन देखने को मिल जाए, तो वही क्या होगा? जल प्रदूषण के तहत चीजें आएंगी। और वायु प्रदूषण में क्या बताया गया था आपको? इसमें बताना है कि उसकी वायु की गुणवत्ता में क्या हो गई? खराब होने लग जाए, तो उसमें उसी को पोल्यूटेंट कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? जल अधिनियम ने किस बोर्ड की स्थापना की? तो किसने की? सीपीसीबी की आपकी स्थापना की है जल अधिनियम ने। अब सीपीसीबी के आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और जो भी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताएगा उसका नाम अगले वीडियो में मैं लेने वाला हूं। अगले वाला द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वो कब लागू किया गया था? तो 2002 के अंदर जैव विविधता का अधिनियम लागू किया गया था। मतलब इसमें क्या होगा? जो पेड़ पौधे हैं, पानी है, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो जैव विविधता होती है ऐसी जगह, जैसे मान लो कि जो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह नहीं होते हैं, जहाँ पर क्या होता है जानवर वगैरह रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ पौधा होते हैं, जंगल होते हैं, उनको बचाने का जो नियम है वो कब लागू हुआ था? 2002 के अंतर्गत लागू हुआ था, 2002 में लागू हुआ था। जैव विविधता अधिनियम का क्या उद्देश्य होता है? तो जैव विविधता अधिनियम का क्या उद्देश्य होता है? प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड एसोसिएट नॉलेज। तो जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना। तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का अधिनियम, इसकी क्या क्या महत्व है? ये जैव संसाधन जो इन्वायरमेंट से संबंधित संसाधन है उनको बचाने का, और पारंपरिक ज्ञान है जो पुराना अपना जो पारंपरिक जो वस्तुएं होती हैं इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से संबंधित, उनको बचाने का कार्य करता है। 17 नंबर प्रश्न है द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? चेन्नई के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, समझ में आ गया आपको? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर है। अगले वाला है बेनिफिट शेयरिंग अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट इज। तो जैव विविधता अधिनियम के तहत लाभ साझाकार किससे संबंधित है? तो स्थानीय व जनजातीय समुदाय से संबंधित होते हैं आपके जैव विविधता अधिनियम में लाभ साझाकार। तो क्या होगा? जो स्थानीय व जनजातीय लोग हैं, अगर जंगल बचेंगे तो इन लोगों का जीवन सुधरेगा, इन लोगों का क्या है? जीवन बचेगा। तो इनको क्या होता है? बेनिफिट होता है इस चीज से, बायोडाइवर्सिटी एक्ट से।
द एयर एक्ट एंड द वाटर एक्ट बोथ लीड टू क्रिएशन ऑफ, तो वायु अधिनियम और जल अधिनियम दोनों ने किसकी स्थापना की, तो किसकी की, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की। तो जल वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, तो ये सब इन सब बोर्डों की आप किससे होती है, जो वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट जब लागू हुआ तो उसी से इन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना होती है। 20 नंबर प्रश्न है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ए वायलेशन ऑफ रूल कैन लीड्स, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, आपको कारावास व जुर्माना दोनों की दोनों हो सकते हैं इसके तहत। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, व्हाट इज एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स, तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, तो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच में संबंधों को समझना क्या कहलाता है, आपका पर्यावरण अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब आपको पता है अगर पर्यावरणीय प्रदूषण फैलता है तो इससे क्या होता है, आपका जो अर्थव्यवस्था वो भी बिगड़ती है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, पर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तो लोगों के अंदर बीमारियां बढ़ेंगी तो बीमारी बढ़ते हैं तो आपका क्या होगा, आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है ना। तो यही होता है पर्यावरण प्रदूषण से आपको क्या नुकसान होंगे, क्या फायदा होंगे, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच में संबंध दिखाता है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। द मेन फोकस ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स इज, तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का मुख्य ध्यान किस चीज़ पर होता है, तो किस चीज़ पे होता है, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो प्राकृतिक संसाधन है उनको अच्छे से प्रयोग किया जाए ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे, यही चीज़ होती है पर्यावरण अर्थशास्त्र के बारे में बताई जाती है। अगले वाला प्रश्न है, इन्वायरमेंट वैल्यूएशन इज यूज टू, तो पर्यावरणीय मूल्यांकन का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो पर्यावरणीय मूल्यांकन का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है, वो किया जाता है डिटरमाइन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ नेचर, तो प्रकृति की जो आर्थिक मूल्य है उसको निर्धारित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, पर्यावरणीय मूल्यांकनों का प्रयोग में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, विच इज नॉट ए मेथड ऑफ इन्वायरमेंट वैल्यूएशन, तो निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मूल्यांकन की विधि नहीं है, तो इनमें से कौन सी नहीं है, मार्केट डिमांड कर्व है वो पर्यावरण मूल्यांकन की विधि नहीं है। स्किप कर देना प्रश्न को, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रीन मार्केटिंग रेफर्स टू, हरित विपणन किसका तात्पर्य है, तो इसका क्या तात्पर्य होगा, पर्यावरण अनुकूलीय उत्पादनों का मार्केटिंग करना। समझ में आ गया। तो ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है, आप ऐसे ही प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो जिसने कम से कम प्रदूषण को फैलाया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, प्रदूषण को संरक्षण का कार्य करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, क्लीन टेक्नोलॉजी आर एम्ड एट, तो क्लीन टेक्नोलॉजी है स्वच्छ जो तकनीक है उसका क्या उद्देश्य होता है, तो उसका उद्देश्य होता है रिड्यूसिंग पोल्यूशन, कि प्रदूषण उसको कम से कम किया जाए, उसी को क्या कहा जाता है, स्वच्छ तकनीक के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको, क्लीन टेक्नोलॉजी वही होती है कि प्रदूषण का है वो कम से कम हो, आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें कम से कम प्रदूषण वो देखने को मिले, उसे ही स्वच्छ तकनीक के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर की बात करूं, ग्रीन अकाउंटिंग इन्वॉल्व, तो हरित लेखन किससे संबंधित होता है, तो किससे संबंधित होता है, राष्ट्रीय खातों में पर्यावरणीय लागत को शामिल करना। मतलब आपने कोई भी हाईवे का निर्माण किया, समझ में आ गया, उसमें कितने पेड़ कटे, उससे कितना नुकसान होगा अपने देश को, इन सब चीज़ों को लागू करने का क्या कहलाता है, ये कहलाता है हरित लेखांकन के नाम से जाना जाता है। जो राष्ट्रीय खाते होते हैं उनमें पर्यावरणीय लागत को भी जोड़ा जाता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट ए रिसोर्स इन एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स, तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में संसाधनों का क्या होते हैं, तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में संसाधन कौन होते हैं, सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित इनपुट, तो जो प्राकृतिक रूप से जितने भी जो संसाधन हो गए वो और मानव के द्वारा निर्मित किए गए इनपुट भी किस में आते हैं, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी प्राकृतिक और मानव से निर्मित किए गए पदार्थ किस में आते हैं, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के संसाधनों में आते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, इको मार्क योजना किस लिए शुरू की गई थी, तो इको मार्क योजना वो किसके लिए शुरू की गई थी, इन्वायरमेंट उत्पादकों में पर्यावरणीय लेबलिंग के लिए, तो इन्वायरमेंट लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो जो उत्पादन होते हैं उसमें आपको इन्वायरमेंट से संबंधित लेबलिंग की जाए। तो आपका ये जो ग्रीन वाला मार्क देखने को मिलता है ना, वो इसी से संबंधित होता है। वैसे तो वेजिटेरियन से संबंधित भी होता है, लेकिन आपको उत्पादन में जो पर्यावरणीय लेबलिंग देखने को मिले, इससे क्या होता है,
फ़ायदा कि जो जिसका ग्रीन लेबलिंग ज़्यादा होती है उससे लोगों को ये ज़्यादा लगता है कि भाई पर्यावरण को इसने कम से कम नुकसान पहुंचाया है। कंपनी वाले भी मार्केटिंग करने में इसका फ़ायदा उठाते हैं। इन सब चीज़ों का कंपटीशन बढ़ता है तो कंपनियां क्या है, कम से कम प्रदूषण करने का प्रयास करती हैं। इको लेबल वाले उत्पादन होते हैं तो कौन से होते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल प्रमाणित होते हैं, मतलब उन्होंने कम से कम पर्यावरण प्रदूषण किया है या फिर पर्यावरण के अनुकूल उन्होंने पर्यावरण इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का निर्माण किया। जैसे कोई भी बिस्कुट मैंने बताया था ना, मैंने वो रिसाइकल रेपर्स का यूज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, उसने इको फ्रेंडली काम किया है। अगले वाला क्या, इन्वायरमेंट कोजेनेट्स कर्व्स, तो पर्यावरण कजनेट्स कर्व्स के बीच में क्या संबंध दिखाता है, तो किसमें, प्रदूषण और आय के बीच में ये है, वो क्या है, कजनेट्स कर्व है वो दिखाता है। तो पर्यावरण और आय के बीच में जो संबंध वो किस कर्व के द्वारा दिखाया जाता है, पर्यावरण कजनेट्स कर्व के द्वारा दिखाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा एग्जाम में, देख लेना आप। 12 नंबर प्रश्न है, KEC के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है प्रदूषण क्या होता है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी पहले बढ़ता और फिर घटता है। तो आय बढ़ेगी तो लोग क्या करते हैं, पहले खूब खर्चा करते हैं चीज़ों के ऊपर, समझ में आ गया, तो इससे प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पर्यावरण के प्रति सजग हो जाते हैं और उससे क्या होता है, प्रदूषण फिर घटने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ गया तो काफ़ी बच्चे गलत करके आने वाले इस प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज, तो लागत लाभ का विश्लेषण क्या होगा, तो कुल लाभ पर लागत की तुलना की विधि को क्या कहा जाता है, लागत लाभ। तो सीधी बात है, कोई भी 100 रुपया की थे, कोई बिस्कुट को निर्माण करो, आज तो बिस्कुट को उदाहरण है सब, क्यों, तो ऊपर था 70 रुपया लागा और सारी चीज़ें मतलब लेबर लाबर खर्चो सारो मिला के और 30 रुपया बचगा, तो यही क्या कहलाता है, लागत लाभ का विश्लेषण कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ए प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड व्हेन, तो लागत लाभ विश्लेषण में एक परियोजना को तब स्वीकार की जाती है जब उसके अंदर बेनिफिट्स आर हायर देन कॉस्ट, तो लागत लाभ है वो लागत से अधिक हो। तो भाई बेनिफिट में कब होगा, कोई भी कॉस्ट बेनिफिट कब होता है, जब लाभ ज्यादा हो लागत से, नहीं तो नुकसान में होगी कंपनी, समझ में आ गई थारा, बेनिफिट जब भी होता है कोई भी चीज का। सतत विकास का क्या अर्थ होता है, तो सतत विकास का क्या अर्थ होता है, विकास जो वर्तमान आवश्यकता को पूरे करें और भविष्य से भी समझौता ना करें। मतलब जिस तरीके से ऐसे समझ लो कि 2 रोटी थारकन है ना, तो थे भी खाली और थारा बालक भी खाली, इस हिसाब उन रोटियां प्रयोग करी, एक थे खाली और एक थारा बालका के लिए रख ली, तो भाई चीज क्या कहलाओगी, सतत विकास में कहलाओगी। उदाहरण के रूप में दियो एग्जाम्पल, जैसे कि अपने पास कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, पानी है, ये सब क्या है, ये सीमित मात्रा में है, तो इनका प्रयोग हम इस तरीके से करें कि आने वाली भविष्य वाली पीढ़ियां भी उनको अच्छे से यूज कर सके। ऐसा नहीं कि अपनी सारा यूज कर लें, सब कुछ का बेड़ा कर करके चले जाएं, आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ बीमारियों के अलावा कुछ ना बचे। तो इसे क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का मुख्य सिद्धांत है, तो कौन सा सिद्धांत होता है, पीढ़ीगत समानता, इंटरजनरेशन इक्वलिटी, मतलब थारो दादो फिर थारा पिताजी फिर थे खुद और फिर थारा पुत्र जी, को नहीं ऐसे, पहले ग्रैंड फादर फिर थारा फादर फिर थे खुद है ना, और फिर थारा बालक, समझ में आ गई। तो जो थार दादाजी जो पर्यावरण में जिया हा, बया को थार पापा ने मिलना चाहिए, बया को थान मिलना चाहिए, बया थार बालका ने मिलना चाहिए, सेम टू सेम इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, सेम टू सेम जो जय की चीज़ बया को जीवन व जियो हो, बया को थे जीना चाहिए, तो वो क्या होगा, एक सतत विकास में होगा। लेकिन अपना मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो सतत विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। समझ में आ गया आपको। अगले वाला क्या, ग्रीन जीडीपी अकाउंट्स फॉर, तो ग्रीन जीडीपी में क्या आता है, तो ग्रीन जीडीपी में आता है आय में से पर्यावरण का ऋण घटाकर, मतलब आप थारा पिस्सा में जितनों थे आय लगाई है उनमें से थारा पर्यावरण पर कितना नुकसान पहुंचाया, वही ग्रीन जीडीपी के अंतर्गत आता है। 18 नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय मूल्यांकन की एक प्रमुख चुनौती क्या होती है, तो मेजरिंग द नॉन मार्केट वैल्यूज, तो पर्यावरण मूल्यांकन की प्रमुख चुनौती ये थी कि भाई पर्यावरण को जो संबंध हो ना वो मार्केट से संबंधित को नहीं हो कोई भी, तो उससे क्या लोगों को मूल्यांकन भी कम से कम करिए, तो ये होता है गैर बाजारी मूल्यों को मापना। विच प्रोडक्ट इज लाइकली टू रिसीव द इको मार्क, तो इको मार्क मिलने की क्या संभावना होती है, जब सोलर कुकर है उसको इको मार्क मिलने की
संभावना है। बाकी रासायनिक कीटनाशक अणु भी पर्यावरण प्रदूषण में लगो, डीजल कार है यह भी प्रदूषण फैलाओगी, गैर चक्रीय प्लास्टिक है रिसाइकल हो रही होगी वो भी प्रदूषण फैलाओगे, तो इको मार्क नहीं मिलेगी। जो सोलर कुकर है वो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो थे क्या बोले कि एलपीजी वगैरह का यूज करोगे तो वो भी प्रदूषण तो वही है, उन कम करने को प्रयास करोगे, इससे क्या होगा इको मार्क मिल सकता है। 20 नंबर प्रश्न, आखिरी नंबर प्रश्न, ग्रीन टेक्नोलॉजी एम्स टू, तो हरित तकनीक का क्या उद्देश्य होता है, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करना, मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण हो कम से कम करने के ग्रीन टेक्नोलॉजी को भाग है। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। क्या अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो ये भी जरूर से बताना, यस करके बता दो आप, या फिर गुलाबी हार्ट सेंड कर देना आपको अगर आपने अभी तक वीडियो देखा। तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। पर्यावरणीय प्रदूषण में सुधार करने के लिए, इम्प्रूव द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए आपको किसका प्रणाली का यूज किया जाता है, ईएमएस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है ISO 14001 मानक किससे संबंधित है, तो 14001 मानक का वो किससे संबंधित है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित होता है। वो कौन सा मार्क होता है, ISO 14001 मानक है वो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित। अगले वाला प्रश्न है ISO 14000 श्रृंखला का उद्देश्य क्या है, द पर्पज ऑफ द ISO 14000 सीरीज, तो क्या उद्देश्य होता है इसका, वैश्विक पर्यावरण मानकों को सुनिश्चित करना, सुव्यवस्थित करना, स्ट्रीमलाइन द ग्लोबल इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स, तो जो पूरी दुनिया है वैश्विक दुनिया है उसके अंदर जो कोई भी उद्योग धंधे होते हैं उनसे संबंधित जो भी मानक बनाए गए हैं उसको क्या करना, व्यवस्थित करने से संबंधित कौन सा मानक होता है, 14000 मानक होता है। तो इसका ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 है, उसका मैंने पहले जो कराया है उसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर वो प्लेलिस्ट देख लेना, आपको और ज़्यादा चीज़ों को पता चल जाएगा, मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन से बताया चीज़ों को। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, पर्यावरण प्रबंधन की आर्थिक बीमा क्या सुनिश्चित करती है, द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ द एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इंश्योर्स, तो इकोनॉमिक डायमेंशन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की क्या इंश्योर करती है, ये इंश्योर करती है पर्यावरणीय लागत और लाभों का आंकलन करना, तो असेसिंग द इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट, तो जो पर्यावरण है उस पर किस किस प्रकार की लागत लग रही है और उसका क्या क्या लाभ होते हैं, इन सब चीज़ों का आकलन किया जाता है इकोनॉमिक डायमेंशन पे। समझ में आ गया। तो मतलब आप इन्वायरमेंट पे, जैसे इन्वायरमेंट आपने पौधारोपण का कार्यक्रम लॉन्च किया, उस पर अपने पैसे खर्च किए, लेकिन उससे कितना फ़ायदा हो रहा है इन्वायरमेंट को या अपनी सोसाइटी को, उसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। 5 नंबर प्रश्न है जीवन चक्र विश्लेषण LCA किसका मूल्यांकन करता है, तो द लाइफ साइकिल एनालिसिस LCA एवेलेट्स। तो लाइफ साइकिल क्या होती है, कोई भी उत्पाद हो गया उसको बनाने से लेकर उसके डिस्पोजल तक, मतलब उसको ख़त्म होने तक उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें पर्यावरण को क्या नुकसान हुए, क्या फ़ायदे हुए, उसको क्या कहा जाता है, लाइफ चक्र जीवन चक्र विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या होगा, उत्पाद के जीवन चक्र का पर्यावरणीय प्रभाव। तो कोई भी, जैसे कि कोई भी बिस्कुट है, तो बिस्कुट को आपने बनाया, पहले आप प्रोडक्ट को लेकर आए, या ये समझिए आप कोई भी एक कपड़े का उदाहरण दूंगा, कपड़े बनाने के लिए आपने सबसे पहले कॉटन को बोया, तो कपास को बोया तो उसमें फर्टिलाइजर वगैरह का यूज हुआ, पानी वगैरह का यूज हुआ, इससे पर्यावरण का क्षरण हुआ। फिर उस कपास को आपने सफाई वगैरह के लिए बीनने के लिए भेजा, तो उसमें मशीनों से इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो उसके अंदर पर्यावरण प्रदूषण हुआ। फिर उसको आपने बीन कर धागे बनाकर आपकर जो बुनने वाली कंपनी के पास भेजा, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन में जो पर्यावरण प्रदूषण हुआ। फिर उसके रंगाई पुताई कार्य हुआ, तो उसमें जो वेस्ट निकला उससे पर्यावरण प्रदूषण हुआ। तो यही है, वहाँ से लेकर उस कपड़े को बाजार में बेचा तो प्रदूषण, फिर उसको पहनकर मिट्टी वगैरह में गाड़ दिया तो प्रदूषण, या जला दिया तो प्रदूषण। तो यही है, जो कपड़ा था वो एक उत्पाद था, उसका पूरा जीवन चक्र में उसने कितना पर्यावरण पर प्रभाव डाला, वही कहलाता है जीवन चक्र विश्लेषण। 6 नंबर प्रश्न है पर्यावरण प्रबंधन योजना EMP इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान किस चीज़ को शामिल करती है, तो किसको करती है, पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने का उपाय इसमें लागू होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। पर्यावरण को जोखिम किस प्रकार से कम किया जाता है, वो सारे के सारे जो मेजरमेंट्स हैं उसको प्रयोग किया जाता है इसमें।
7 नंबर प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक बीमा किस पर केंद्रित होती है? द सोशियो कल्चरल डायमेंशन फोकस ऑन। तो सोशियो कल्चरल डायमेंशन कहाँ पर फोकस होती है इन सब चीज़ों का? तो इसका फोकस होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? स्थानीय समुदाय और संस्कृति मूल्यों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड कल्चरल वैल्यूज। तो आपको पता है कोई भी जो समाज है, जैसे विश्नोई समाज है, वो समाज क्या करता है? पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करता है। तो वही समाज है, संस्कृति है, वो पर्यावरण को बचाने का कार्य करती है। उसी को क्या कहा जाता है? सामाजिक संस्कृति बीमा के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है, ISO 14001 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए किस सिद्धांत की आवश्यकता होती है? तो किस सिद्धांत की आवश्यकता होती है? निरंतर सुधार की, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की। मतलब आपको अपनी कंपनी में लगातार पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित आपको लगातार कार्य करने होंगे, तभी आप इस ISO मार्क को प्राप्त कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लगातार सुधार करते रहने होंगे आपको। 9 नंबर प्रश्न है, नैतिक व नैतिक बीमा संबंधित होती है। द एथिकल एंड द मोरल डायमेंशन रिलेट्स। तो किससे संबंधित होती है? पर्यावरणीय न्याय और भावी पीढ़ी की जिम्मेदारी से संबंधित होती है। तो द इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड द फ्यूचर जनरेशंस। तो आपको क्या होगा? नैतिक और नैतिक बीमा क्या होगी कि आप इस समय हो वो किस प्रकार से जो संसाधन है, जैसे पानी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, लोहा चांदी, जो भी खनिज हो गए, उनको किस तरीके से प्रयोग करते हो कि आने वाली पीढ़ियाँ वो भी अच्छे से उनका उपयोग में कर सकें। आपने ऐसा नहीं कि पूरा वायु प्रदूषण कर दिया, समुद्रों को ख़त्म कर दिया, खनिज बचाए नहीं। तो इससे क्या आने वाली पीढ़ियों को उनका भुगतान करना होता है। तो यही कहा जाता है कि आप उनको अच्छे से प्रयोग करोगे तो यही आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। अगले वाला प्रश्न है, जीवन चक्र विश्लेषण LCA का क्या चरण होता है? तो जीवन चक्र विश्लेषण का क्या चक्र होता है? तो इसका सही आंसर होगा कच्चा माल उत्पादन, उपयोग और निपटान। तो मैंने बताया था कि कपास को अपने कच्चे माल को उगाया, फिर उसका उत्पादन किया, आपने कपड़े का निर्माण किया, फिर लोगों ने उसको उपयोग किया और फिर उसको निपटान कर दिया, उसको जला दिया, रिसाइकल के लिए भेज दिया। ये सब किस में आता है? जीवन चक्र विश्लेषण में आता है। रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल, सारे के सारे फैक्टर वो किससे संबंधित हैं? लाइफ साइकिल एनालिसिस से संबंधित हैं। 11 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक और कानूनी बीमा में क्या शामिल होता है? द पॉलिटिकल एंड द लीगल डायमेंशंस इन्वॉल्व्स। तो जो राजनीतिक और कानूनी बीमा में क्या शामिल होता है? पर्यावरणीय, कानूनी और सरकारी नीतियों का अनुपालन करना। तो सरकार है वो हर प्रकार की इंडस्ट्री हो गई, उसके से संबंधित क्या कानून लागू करती है? उससे संबंधित सरकार है वो नियमों को लागू करके रखती है कि हर इंडस्ट्री है उसको किस किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, जो मजदूर होंगे उनकी सेफ्टी का ध्यान में रखना चाहिए, पर्यावरण को प्रदूषण कम करने के लिए जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उनका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो यही होता है कानूनी और राजनीतिक बीमा। पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशन में क्या होता है? कंप्लायंस विद द एनवायरमेंटल लॉ एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली EMS का प्रमुख लाभ क्या होता है? एक की बेनिफिट ऑफ एन EMS इज। तो EMS का प्रमुख लाभ क्या होता है? संसाधन दक्षता और जोखिम को कम करना, रिसोर्सेज एफिशिएंसी एंड द रिस्क रिडक्शन। तो आपको क्या करना होता है? EMS का जब आप प्रयोग करते हो तो संसाधनों का आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपके पास एक समझ लो चमड़ा उद्योग है, मतलब आप लेदर के बेल्ट वगैरह जूते बनाते हो, तो उसमें जो पानी का उपयोग होता है आप उसको वेस्ट ट्रीटमेंट कर लेते हो, मतलब उस पानी का आपको ट्रीटमेंट करके रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर लेते हो। तो इससे क्या हुआ? संसाधन उसका फिर से प्रयोग हुआ, साथ के साथ उस जो वेस्ट मटेरियल है, जो पानी था वो नदी में बहाते, कोई नाले में बहाते, और वो उससे क्या होता? जो नदी का प्रदूषण बढ़ता या लोगों को नुकसान पहुँचता, तो इससे जोखिम भी कम होता है। तो EMS प्रणाली से संसाधनों की दक्षता बढ़ती है और जोखिम कम होता है, रिसोर्सेज एफिशिएंसी एंड रिस्क रिडक्शन होता है। 13 नंबर प्रश्न, ISO 14001 पर्यावरण नीति होनी चाहिए। तो ये किससे संबंधित होती है नीति? एन ISO 14000 द एनवायरमेंट पॉलिसी मस्ट बी। तो किससे संबंधित होती है? कमिटेड टू बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो जो कंपनी के उच्च अधिकारी होते हैं उनकी ये दायित्व होता है कि वो कंपनी से संबंधित जितने भी नियम कायदे हैं पर्यावरण से संबंधित उनका अनुपालन करना चाहिए। तो कमिटेड टू द टॉप मैनेजमेंट से संबंधित होगा।
अगले वाला जीवन चक्र एलसीए का उपयोग किया जाता है। तो जीवन चक्र एलसीए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? लाइफ साइकिल एनालिसिस इज यूज बाई, तो किसके द्वारा किया जाता है? उत्पादकों के पर्यावरणीय पदचिन्ह की तुलना करने के लिए। कंपेयर द इन्वायरमेंट फुटप्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कोई भी उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट बनाया, उसने फुटप्रिंट का अर्थ क्या होता है? उसने कितना कार्बन उत्सर्जन किया इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए या फायदा करने के लिए, तो उसी चीज को कहा जाता है कंपेयर द इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्लास्टिक होगा, उसके फुटप्रिंट ज़्यादा होंगे, वो कार्बन उत्सर्जन कम करता है। बायोडिग्रेडेबल, ऐसी चीज़ें जो जल्दी से गल जाती हैं, जैसे जूट से बने हुए प्रोडक्ट, वो कम वायु प्रदूषण करेंगे। तो समझ में आ गया ना आपको? यही क्या कहलाता है? एलसीए कहलाता है। अगले वाला है तकनीकी बीमा संबंधित है। द टेक्नोलॉजी डायमेंशंस आर रिलेट्स टू, तो टेक्नोलॉजी डायमेंशन किससे संबंधित होगा? इसका सही आंसर के ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। तो तकनीकी बीमा क्या होगी? प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो आप हरित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हो, उसी को क्या कहा जाता है? तकनीकी बीमा के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न की बात करूं, पर्यावरण प्रबंधन योजना ईएमपी का विकास किस चरण में होता है? एन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान ईएमपी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, तो किस में होता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान होता है। तो आपको पता है जो पर्यावरण प्रबंधन योजना है, वो हम कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाएंगे उसी के समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भैया अगर अपन मान लो कोई प्लांट लगाने जा रहे हैं कपड़ा बनाने का, तो उसमें पहले करेंगे कि आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। तो प्रोजेक्ट बनाते समय इन सब चीज़ों को, ईएमएस प्रणाली को आपको अच्छे से यूज में लेते हैं, लागू की जाती है। तो इसका क्या होगा? परियोजना नियोजन में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में ईएमपी का यूज किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, ISO 14000 श्रृंखला किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? द ISO 14000 सीरीज इज इशूड बाई, तो किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा इसको जारी की जाती है। 18 नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रभावों को परिभाषित किया जाता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज डिफाइंड एज, तो पर्यावरणीय प्रभावों को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? पर्यावरण पर किसी भी गतिविधि का कोई भी परिवर्तन ना हो, एनी चेंज टू बी द एनवायरमेंट फॉर्म एंड एक्टिविटी। तो पर्यावरण गतिविधि पे किसी भी प्रकार का कोई पर्यावरण परिवर्तन नहीं हो, उसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण प्रभाव के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? 19 नंबर प्रश्न है, ISO 14001 के तहत पर्यावरणीय अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट अंडर ISO 14001 इज टू, तो क्या होता है इसका? ईएमएस को अनुपालन करना, प्रभावशीलता से स्थापित करना। वेरीफाई ईएमएस कंप्लायंस एंड इफेक्टिवनेस, तो आपको मैंने बताया था सरकार के द्वारा, हर सरकार के द्वारा जो अलग अलग ट्रिब्यूनल होते हैं, एयर ट्रिब्यूनल, वाटर ट्रिब्यूनल हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं? मानक जारी करते हैं। जैसे अगर आपकी सीमेंट की फैक्ट्री है, तो सीमेंट की फैक्ट्री में किस किस प्रकार के पर्यावरण से प्रबंधन से संबंधित नियम हो गए, कानून हो गए, उनको अनुपालन करना चाहिए फैक्ट्री के द्वारा, वो सब सरकार के द्वारा बताए जाते हैं। अब क्या होता है, जब प्रोजेक्ट बनाया गया तो उन सब का लागू किया गया, तो हर साल उनकी ऑडिट की जाती है और अधिकारियों के द्वारा कि उन सब नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वही क्या कहलाती है? इन्वायरमेंटल एडिट अंडर ISO 14001। समझ में आ गया? तो ईएमएस का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको अच्छे से लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वही इसके तहत आती है। 20 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन का केंद्रीय लक्ष्य क्या है? द सेंट्रल गोल ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इज, तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या होता है? अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब टिकाऊ विकास प्राप्त करना। टिकाऊ विकास क्या होता है? ऐसा विकास करना जिससे क्या आने वाली पीढ़ियां हैं उसको भी लाभ मिल सके। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि आपने पर्यावरण को इतना खत्म कर दिया कि आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ बचा ही नहीं। समझ में आ गया आपको या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट नंबर सेकंड शुरू करेंगे अपन। इसका क्या है? यूनिट नंबर सेकंड में प्रश्न है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ EIA, तो EIA का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो इसके होते हैं पर्यावरणीय प्रभावों को पहचानना और कम करना, आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स। तो पर्यावरणीय जो प्रभाव हैं उनको पहचानना और कम करना क्या कहलाता है? EIA के द्वारा हो। तो जो EIA की फुल फॉर्म क्या होती है? इन्वायरमेंटल
इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या देखा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, तो इसके आसपास क्या किस प्रकार का इन्वायरमेंट पर्यावरण पे प्रदूषण पड़ेगा। तो जैसे सीमेंट की फैक्ट्री होगी, उसके आसपास आपको पता है जो ज़मीन वगैरह है उस पर धूल मिट्टी उड़ के जाएगी, तो वो खराब हो जाएगी, वहाँ से लोगों को आपको उठाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। तो इसका सही क्या होगा, पर्यावरण प्रभावों को पहचान करना और कम करना उन्हें। ईआई की प्रक्रिया में क्या शामिल है, द ईआई प्रोसेस इंक्लूड्स। तो क्या होता है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, प्रभाव विश्लेषण, मिटिगेशन। मतलब स्क्रीनिंग का अर्थ क्या होता है, जब भी आप प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे तो सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पर ऐसी ज़मीन है, ऐसी जगह है, यहाँ पर क्या क्या प्रकार के इन्वायरमेंट पे पोल्यूशन हो सकता है। फिर स्कोपिंग मतलब किस प्रकार का स्कोप है वो पर्यावरण को कम करने से संबंधित है। दूसरा इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट क्या होगा कि भाई कितना प्रकार का प्रभाव है वो इन्वायरमेंट पे पड़ने वाला है, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। फिर क्या होगे, आपको उसका एनालिसिस करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, और अगला क्या, मिटिगेशन मतलब उसको कम करने का प्रयास करोगे। तो यही आता है ईआई प्रोसेस के अंतर्गत है, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, रट लेना ये वाला। सामाजिक प्रभाव आंकलन, ऐसा ये किससे संबंधित है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किससे संबंधित होता है, तो किससे संबंधित होता है, समुदाय और संस्कृति प्रभावों का मूल्यांकन करना, इवोल्यूटिंग द कम्युनिटी एंड द कल्चरल इम्पैक्ट। तो समुदाय, कोई भी समुदाय है और कोई भी संस्कृति है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको जैसे आपने कोई बांध बनाया, तो बांध बनाते हो तो आपको पता पूरे के पूरे गांव खाली करा दिए जाते हैं, तो वहाँ पर कि उसकी प्रकृति पर या पेड़ वगैरह को भी काटना पड़ता है, तो वो भी नुकसान होता है। तो कोई भी समुदाय व संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है आपके डेवलपमेंट का, उसे क्या कहा जाता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पे आपको ऐसा ये दिखे और समुदाय का नाम जहाँ पर दिखे उस ऑप्शन को टिक कर देना। 4 नंबर प्रश्न है एसआर, कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या शामिल होता है, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड। तो क्या होगा, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान करना। तो आपको पता है बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं ये किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं, ये पर्यावरण का ध्यान रखती हैं, उनके कर्मचारी हो गए उनकी शिक्षा का ध्यान रखती हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, ताकि अगर ये तीनों चीज़ें सही होंगी तो उनके कर्मचारी स्वस्थ होंगे, कर्मचारी खुशहाल होंगे, अगर खुशहाल होंगे तो अच्छे से कार्य करेंगे। तो एसआरसी में CSR में ये तीनों की तीनों चीजें आने वाली हैं। 5 नंबर प्रश्न है बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट। तो इन्वायरमेंट ऑडिट का क्या बेनिफिट होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुपालन करना, सुनिश्चित करना और जोखिम को कम करना। इंश्योरिंग कॉम्प्लाइंस एंड द रिड्यूसिंग रिस्क। तो ये क्या करती है, जो इन्वायरमेंट का जो पर्यावरणीय ऑडिट होता है इससे क्या होता है, ये जोखिम होता है उसको कम करने का प्रयास करती है, साथ के साथ अनुपालना को मानती है। तो मैंने बताया था ना कि ऑडिट की जाती है हर साल कि कानून को, जो नियम कायदे उनको माना जा रहा है नहीं माना जा रहा है, साथ के साथ जोखिम को भी कम करने का प्रयास करती है। ये प्रश्न पहले करवा दिया था मैंने। भारत में ईआईए की अनिवार्यता किस वर्ष से शुरू हुई, तो किस वर्ष से शुरू हुई, 1994 में ईआईए का जो एक्ट है वो लागू किया गया, ईआईए का जो नियम कायदे है वो लागू होना शुरू हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको अच्छे से याद कर लेना, 1994 से ईआईए लागू होनी शुरू हुई। 7 नंबर प्रश्न है ईआईए में स्कोपिंग का क्या उद्देश्य होता है, द पर्पज ऑफ स्कोपिंग इन ईआईए। तो ईआईए में क्या होता है, महत्वपूर्ण मुद्दों और अध्ययन सीमा को परिभाषित करना। मतलब ईआईए में क्या, स्कोपिंग का क्या अर्थ होता है कि महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, कि भाई जैसा कि है कि जो आपको पता, आपने, मैंने सीमेंट की फैक्ट्री वाला एग्जांपल से समझाने वाला हूँ, आपने दिया, या फिर ऐसे में बांध वाला एग्जांपल ले लो, तो वहाँ के लोग वहाँ पर क्या करेंगे, विरोध करेंगे। या पहाड़ों में आप जैसे कि कश्मीर में या फिर लद्दाख में अगर आप बांध बना रहे हो तो उससे क्या होता है, वहाँ की जो भूमि है वो क्या होती है, लैंडस्लाइड बहुत होता है, भूसंकलन बहुत होता है, तो पानी के दबाव से भूसंकलन हो सकता है। आपने देखा था थोड़े से दिन पहले कि लोगों के घरों में दरार आने लग गई थी। तो यही सब चीज़ें क्या होती हैं, स्कोपिंग के अंतर्गत आती हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों की अध्ययन करना और सीमा को परिभाषित करना। 8 नंबर प्रश्न है CSR गतिविधि के लिए भारत में कंपनियों को कितना खर्च करना आवश्यक होता है। तो CSR गतिविधियों के लिए जो आपको सोशल कंट्रीब्यूशन कितना करना होता है, कितना परसेंटेज करना होता है, 2% पैसा आपको सोशल चीज़ों पे, सोशल वर्क्स पे लगाना होगा। और ये कौन से एक्ट के तहत लागू हुआ, 2013 एक्ट के तहत लागू हुई है ये चीज़।
पर्यावरणीय ऑडिट के प्रकार है, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिट्स आर इंक्लूड। तो किस प्रकार के होंगे उसमें? अनुपालन करना, प्रदर्शन व प्रबंधन ऑडिट करना, कॉम्प्लायंस, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट ऑडिट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अच्छे से याद कर लेना, टेक्निकल पर्सन है। 10 नंबर पर्सन है, एसआईए का प्रमुख फोकस क्या होता है? द की फोकस ऑफ एसआईए इज। तो एसआईए का की फोकस क्या होता है? स्थानीय समुदाय के पर प्रभाव। तो जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है इसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि मैंने बताया था ना कि बांध बनाया गया तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने जैसे लद्दाख में बनाया तो वहाँ पर क्या हो गई, वहाँ के लोगों के जो घर वगैरह उनमें दरार आने लग गई, और जो वायु जो वहाँ पे जानवर वगैरह हैं या परिस्थितियाँ उसमें भी प्रभाव पड़ा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। किसके तहत आता है? एसआईए के तहत आता है, जहाँ पर क्या देखा जाता है? जो स्थानीय जो समुदाय है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। 11 नंबर प्रश्न है, EIA रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? द EIA रिपोर्ट इज कॉल्ड। तो EIA रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय प्रभाव विवरण, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। तो EIA क्या होती है? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट के नाम से इसकी जाना जाता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में पर्यावरणीय ऑडिट कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? हु इनोग्रेट द इन्वायरमेंट ऑडिट प्रोग्राम इन इंडिया। तो किसने लॉन्च किया? ये CPCB के द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसकी EIA जो रूल EIA ऑडिट की शुरुआत की गई, इन्वायरमेंट ऑडिट की शुरुआत की गई। तो पोल्यूशन से संबंधित जितने भी नियम होते हैं उनको कंट्रोल करने का कौन सा बोर्ड कार्य करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। 13 नंबर प्रश्न है, CSR गतिविधियों का क्या उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ CSR एक्टिविटीज इंक्लूड। तो CSR गतिविधियों का क्या उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा, स्वच्छता व वनीकरण, एजुकेशन, सैनिटेशन एंड द एफॉरेस्टेशन है वो CSR गतिविधियों में शामिल होता है। तो मैंने बताया था शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, वनीकरण हो गया। कोई भी कंपनी है वो बच्चों को शिक्षा देगी, स्वच्छता का ध्यान रखेगी और वन पे एफॉरेस्टेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का कार्यक्रम लॉन्च करेगी। तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो ये कंपनियाँ होती हैं, अलग अलग कंपनियों के द्वारा वनों को बचाने का कार्यक्रम जोर से लॉन्च किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, द इम्पोर्टेंस ऑफ EIA। EIA का क्या महत्व होता है? टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करना, इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसे डेवलपमेंट्स को, ऐसे जो विकासों को महत्व देना जिससे कि आने वाली भविष्य वाली पीढ़ियों को भी फायदा मिल सके इस तकनीक का या इन्वायरमेंट का। 15 नंबर क्या? पर्यावरणीय ऑडिट का चरण नहीं होता। तो क्या क्या चरण नहीं होता है? योजना बनाई जाती है, बिल्कुल कोई भी चीज़ करने से योजना होनी चाहिए। तो पर्यावरण ऑडिट की भी योजना होती है। डाटा का संग्रहण करना, तो आप ऑडिट करोगे तो भाई डाटा का तो संग्रह करोगे ही आप उसमें। रिपोर्टिंग करना भाई रिपोर्ट भी पेश करोगे। लेकिन प्रोडक्ट मार्केटिंग से जैसा कहाँ पे भी शब्द दिख जाए वो भी उसका इन्वायरमेंट से कोई भी महत्व नहीं है। इन्वायरमेंट में अगर आपको इन्वायरमेंट शब्द दिख जाए, मार्केटिंग शब्द दिख जाए आपको, तो उसको ऑप्शन को गलत कर देना आपको इन्वायरमेंट के में, ये याद रख लेना। EIA में सार्वजनिक सुनवाई का क्या उद्देश्य होता है? द पर्पज ऑफ पब्लिक हियरिंग इन EIA इज। तो क्या होता है? स्थानीय समुदाय की चिंताओं को सुनना, एड्रेस लोकल कम्युनिटी कंसर्न। तो जो स्थानीय समुदाय होती है उनकी चिंताओं को सुनने से संबंधित क्या होता है? पब्लिक हियरिंग को जाना जाता है कि आप जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनकी चिंताएं हैं लोगों की, उनको सुन रहे हो। तो आपने बांध बनाया, उसमें सुना, तो आपने भाई बांध को क्या तो उसकी जो छोटा करोगे, मतलब उसका कम कैपेसिटी का बनाओगे, या फिर हो सकता है आप कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दो उसको, या फिर लोगों को और नई जगह ले जाकर आप बसाने का कार्य करो। तो ये सब चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी, पब्लिक हियरिंग के अंतर्गत आती हैं। 17 नंबर प्रश्न है, CSR के तहत कंपनियों को अपनी रिपोर्ट कहाँ दाखिल करनी होती है? तो वेयर द मस्ट कंपनीज फाइल द CSR रिपोर्ट इन इंडिया। तो कहाँ करती हैं? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर जो कंपनी है वो अपनी रिपोर्ट को दाखिल करती हैं। पर्यावरणीय ऑडिट में अनुपालन ऑडिट क्या जांचता है? तो कंप्लायंस ऑडिट इन द इन्वायरमेंट ऑडिट चेक। तो किस चीज़ का जांच की जाती है? उसमें जांच की जाती है कानून और विनियम आवश्यकताओं का पालन। तो मैंने ये बताया था कंप्लायंस ऑडिट होता है, इसमें क्या जो कानूनी और जो नियम कायदे जो बनाए गए हैं क्या उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किस में आता है? कंप्लायंस ऑडिट के अंतर्गत आता है। अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
19 नंबर प्रश्न है EIA किस प्रकार की परियोजना के लिए अनिवार्य है? तो किस प्रकार की परियोजना के लिए EIA अनिवार्य होता है? बड़ी बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए EIA अनिवार्य होता है। तो बड़े बड़े आपको उद्योग होते हैं उनके अंदर EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लागू करना ज़रूरी होता है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी कि EIA कहाँ लागू होता है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए, उद्योग हो गए, उनमें इसको लागू किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है भारत में पर्यावरणीय ऑडिट किस अधिनियम के तहत आता है? तो इन्वायरमेंट ऑडिटिंग इन इंडिया फॉल्स अंडर विच एक्ट? तो किस एक्ट के तहत आता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आता है। पर्यावरण ऑडिट है वो अधिनियम है, वो किस में आता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आता है। समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से सारे के सारे प्रश्न। यूनिट नंबर 3 की अगर आप मैं बात करूं तो उसमें पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण निवारक व नियंत्रक अधिनियम 1981 किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये तो पहले दे रखा वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने से संबंधित कानून कब लागू हुआ था? 1981 में हुआ था। समझ में आ गया? 1981 में लागू हुआ था एयर पोल्यूशन से संबंधित एक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अच्छे से याद कर लेना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस आधार पर बनाया गया था? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? तो किसके तहत? जो आपको पता है आपके जो राज्य नीति निर्देश तंत्र होते हैं उसमें अनुच्छेद नंबर 48A के तहत इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पर्यावरण संरक्षण के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया था। तो किस किस में बदलाव किया गया था? आर्टिकल 48A में और 51AG में। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? 48A में और 51AG में। तो ये दोनों के दोनों राज्य नीति निर्देश तंत्र होते हैं। 48A वाला और 51AG वाला ग्रीनरी से संबंधित। ये क्या होता है? हमारे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित होता है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 1989 के तहत किसे नियंत्रित किया गया है? तो हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1989 रेगुलेट्स। तो किस चीज़ को रेगुलेट करता है? केमिकल एंड द बायोमेडिकल वेस्ट। तो आपको पता होता है, आप भी बैंक कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे बायोकेमिकल वेस्ट होता है, उसका रेड कलर का एक अलग सा बॉक्स बना होता है जहाँ पे सिरिंज वगैरह डाली जाती हैं या फिर जो भी जो खतरनाक केमिकल वगैरह वहाँ से उस रेड वाले जो कचरे का पात्र होता है उसमें डाली जाती हैं। तो यही होता है हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है। ये कब लागू हुआ? ये भी प्रश्न होता है, कब लागू हुआ था? 1989 में लागू हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण नियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। ठीक है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब लागू हुआ था? 1981 में लागू हुआ था। सारी डेट 3 से 4 बार बोलूंगा तो अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। जल प्रदूषण निवारक अधिनियम की प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? अब आपको यह भी याद रख लेना है कि एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एक्ट है वो कब लागू हुआ था? 1974 में लागू हुआ था। फिर से रिवाइज करवा दूंगा बाकी में जैसे जैसे आएंगे तब तक। इसमें क्या होगा? द मेन ऑब्जेक्टिव वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 1974 का मेन एक्ट क्या होता? जल स्रोतों को बचाना, प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन। तो आपको क्या करना है? जो जल स्रोत होते हैं उनको कौन से प्रदूषण? जल प्रदूषण से बचाने का कार्य होता है इसका। 5 नंबर प्रश्न है जैव विविधता अधिनियम 2000 किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बनाया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम 2000 है वो किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बनाया गया था? ये बनाया गया था CBD एक्ट 1992 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। तो रियो अर्थ सबमिट होती है, रियो अर्थ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 1992 के तहत इसको बनाया गया था। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 अच्छे से याद कर लेना, रियो अर्थ समिट के तहत बनाया गया था। 6 नंबर प्रश्न है वायु अधिनियम 1981 के तहत कौन सी एजेंसी प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती है? तो कौन सी एजेंसी वो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है कंट्रोल करने के लिए? CPCB अच्छे से याद कर लेना, CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो एक बार फिर याद करा देता हूं आपको, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 के अंतर्गत लागू हुआ था। वायु प्रदूषण एक्ट कब लागू हुआ था? 1981 में लागू हुआ था। समझ में आ गया? पानी प्रदूषण का जो एक्ट है वो कब लागू हुआ था? 1974 में लागू हुआ था। जो वेस्ट मैनेजमेंट हैजार्ड खतरनाक जो अपशिष्ट प्रबंधन का एक्ट है वो कब लागू हुआ था? 1989 में लागू हुआ था।
जो जैव विविधता कानून कब लागू हुआ था? 2002 में लागू हुआ था। 2 बार रिवाइज करा दिया, 2-3 बार और करवा दूंगा ताकि और अच्छे से आपको याद हो जाएगा ये। अगले वाला प्रश्न है प्रदूषण पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किसे अधिकार दिए गए? तो किसे दिए गए? केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया सेक्शन नंबर 3 के तहत। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन सी धारा के तहत दिया गया है? सेक्शन नंबर 3 के तहत दिया गया है। और किसको अधिकार है? केंद्र सरकार को अधिकार है कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित जो कानून है, नियम कायदे कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। और कौन से अधिनियम, कौन से जो आर्टिकल के तहत बनाए गए थे नियम? 48A के तहत बनाया गया था और 51AG के तहत बनाया गया था। अच्छे से याद कर लेना इनको। खतरनाक अपशिष्ट नियम 1989 के तहत अधिसूचित अपशिष्ट में क्या शामिल होता है? तो क्या होगा? सीसा, पारा व कीटनाशक। तो लेड, मरकरी और पेस्टिसाइड जहाँ पे भी आएंगे उसे हजार्डियस वेस्ट के अंतर्गत माना जाता है। मतलब ऐसे खतरनाक अपशिष्ट जो अगर सामान्यतः अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में चले जाएं तो उसकी मृत्यु हो सकती है और वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो उसमें क्या क्या आता है? सीसा, पारा और कीटनाशक, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सीसा, पारा और कीटनाशक। 9 नंबर प्रश्न है जल अधिनियम 1974 के तहत प्रदूषण की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? तो व्हाट इज नॉट ए पोल्यूटेंट अंडर द एक्ट ऑफ वाटर एक्ट 1974। तो क्या नहीं होते हैं इसके अंतर्गत? इसमें ठोस अपशिष्ट, तो सॉलिड वेस्ट है। जैसे सॉलिड वेस्ट में बताऊं आपको क्या होता है? जो आप मोटरसाइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो उसमें जो धुआं उड़ता है ना, तो उसमें काला काला जो पदार्थ होता है वो सॉलिड वेस्ट में आता है। दूसरे वाला क्या है? रासायनिक अपशिष्ट, केमिकल वेस्ट। तो केमिकल वेस्ट है वो जल प्रदूषण के तहत आएगा। सॉरी, मैंने वायु प्रदूषण का उदाहरण दे दिया था इसके अंतर्गत। जल प्रदूषण में सॉलिड वेस्ट क्या होगा? आप कोई भी नदी में चले गए, वहाँ पे फूल बहा दिए, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बहा दी, तो ये सब सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें बहा दी, ये सब चीज़ें क्या आएंगी? सॉलिड वेस्ट में आएंगी। अगले वाला क्या? रासायनिक अपशिष्ट। तो केमिकल वेस्ट क्या होगा? मैंने बता दिया, कंपनियाँ वो अपना कचरा है, वो जो गंदा पानी होता है वो कहाँ पर बहा देती है? नदियों में बहा देती हैं, वो केमिकल वेस्ट में आता है। अगला क्या होता है? जो तापीय प्रदूषण। तो गर्म पानी है वो भी अगर आप नदी में बहा देते तो उसका भी नदी के जीव जंतुओं को या उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। तो इसमें नॉइज पोल्यूशन के अलावा सारे के सारे ऑप्शन है वो वायु प्रदूषण से संबंधित हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 का क्या उद्देश्य होता है? द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एम्स टू। तो किसको एम करता है? पारंपरिक ज्ञान और जैव संसाधनों के संरक्षण से संबंधित। तो प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब जैव विविधता क्या होता है? जो पुराने समय के जो नियम कायदे थे, जो देवी देवताओं को मानते थे, या जैसे अपने यहाँ पे जो पीपल हो गया, तुलसी हो गया, उसका पूजन से संबंधित नियम होते हैं, तो उनको मानना हो गया। और जैव विविधता को संरक्षण करने से संबंधित हो गया। 11 नंबर प्रश्न ईपीए 1986 के तहत पर्यावरणीय अपराधों के लिए कितने साल की सजा होती है? तो कितने साल की सजा होती है? 5 साल का कारावास प्लस जुर्माना है। वो किससे संबंधित होता है? ईपीए से संबंधित होता है। जो 1986 में जो ईपीए का कानून माना गया, अगर उसको नहीं मानता कोई व्यक्ति तो उसको 5 साल की सजा प्लस उसको जुर्माना देना होता है। अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना ये। जैव विविधता अधिनियम के तहत एनबीए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर? इसका चेन्नई में इसका मुख्यालय। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अच्छे से याद कर लेना। 13 नंबर प्रश्न है वायु अधिनियम 1981 के तहत प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया कैन बी डिक्लेयर्ड बाई। तो किसके द्वारा कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार है वो क्या कर सकती है? वायु नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है, प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। मतलब ऐसे जंगल के आसपास अगर आपने कोई फैक्ट्री खोल दी, या फिर रईसी इलाके जहाँ पर जनसंख्या रहती है वहाँ पर अगर आपने कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह खोल दी, तो सरकार क्या कर सकती है? उसको एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया के नाम से कर सकती है कि इस क्षेत्र में अगर आप ज़्यादा पोल्यूशन है वो एयर पोल्यूशन नहीं कर सकते। और ये किसका अधिकार होता है? स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है सेक्शन 19 के तहत, धारा 19 के तहत। तो जो धारा 3 है वो एक पहले धारा 3 भी आई थी, वो धारा 3 किससे संबंधित थी? केंद्र सरकार को अधिकार देती है ईआईए को लागू करने का। 14 जल संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय बोर्ड की स्थापित करने का अधिकार किसके पास होता है?
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है सेक्शन नंबर 3 के तहत। तो ये तो मैंने बता दिया था, अभी यही बताया था। खतरनाक अपशिष्ट अधिनियम 1989 के तहत अनाधिकृत डंपिंग की क्या सजा है? तो प्लेंटी फॉर द इलीगल डंपिंग अंडर द हैजार्डियस वेस्ट एक्ट 1989। तो क्या होती है? तो कौन सा होता है? 5 साल का सजा प्लस जुर्माना। तो ये भी हो गया प्रश्न। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज BMCR फॉर्मेट 4। तो जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट की जो कम्युनिटी होती है BMC, उसका किस आधार पे फॉर्मेट होता है, किस आधार पे बनाया जाता है? तो स्थानीय स्तर पे उसको बनाया जाता है सेक्शन नंबर 14 के तहत। समझ में आ गया? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज अच्छे से याद कर लेना। इन सब कम्युनिटीज हैं जो BMC हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज हैं, ये ग्राम पंचायत के स्तर पे बनाई जाती हैं और सेक्शन नंबर 41 के तहत इनका निर्माण किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है EPA 1986 के तहत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करना की अनिवार्यता किस वर्ष शुरू की गई थी? तो EIA बिकम मैंडेटरी अंडर EPA 1986 विच ईयर? तो EIA को जो कब लागू किया गया था, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को कब लागू किया गया था? 1994 में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 1994 में इसको लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, इसको समझ लेना। अगले वाला प्रश्न है वायु अधिनियम 1981 के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को क्या करना चाहिए? द इंडस्ट्रीज अंडर द एयर एक्ट 1981 मस्ट ऑब्टेन। तो क्या करना चाहिए इन्हें? कॉन्स्टेंट टू ऑपरेट। तो मतलब क्या करना चाहिए? CPCB का प्रयोग में लेना चाहिए। जैव विविधता अधिनियम के तहत ABS पहुंच और लाभ साझाकरण एसेस एंड द बेनिफिट शेयरिंग ABS अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट रिलेट्स टू। तो इसका किस में होता है? इसका होता है जैविक संसाधनों का के उपयोग से लाभ साझा करना, शेयरिंग बेनिफिट फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है? आप जैविक संसाधन है उसका उपयोग से उसको क्या आपको लाभ मिलता है, वो होता है ABS। जल अधिनियम 1974 के तहत राज्य बोर्ड की क्या भूमिका है? द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB अंडर द वाटर एक्ट 1974 इज। तो क्या कर सकता है वो कर सकता है आपका प्रदूषण निगरानी और नियंत्रण का कार्य कर सकता है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पे CPCB होता है, वैसे ही राज्य स्तर पे SPCB होता है। वो क्या कर सकता है? आपको वाटर कंट्रोल एक्ट के तहत जो पानी प्रदूषण है उसका नियंत्रण करने का कार्य कर सकता है। जैसे कोई भी नदी हो गई, उसमें अगर वेस्ट वगैरह जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने का कार्य कर सकता है। पर्यावरणीय अर्थशास्त्री की क्या परिभाषा होती है? इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के बीच में संबंध का विश्लेषण करना। मतलब जो आर्थिक गतिविधि हो रही है, मतलब आप पैसे कमा रहे हो और उसका पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, उसको कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स या पर्यावरण अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। पर्यावरणीय मूल्यांकन वैल्यूएशन का क्या उद्देश्य होता है? द पर्पज ऑफ इन्वायरमेंट वैल्यूएशन इज टू। क्या होता है? पर्यावरणीय लाभों और हानियों का आर्थिक मूल्य देना। असाइन द इकोनॉमिक्स वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो पर्यावरण के लाभों को और हानियों का आर्थिक मूल्य देना ही क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट वैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई भी मैंने सीमेंट की फैक्ट्री वाला उदाहरण दिया था ना, तो उसमें कितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और कितना हानि हो रही है, उसके रूप में आप उसको जो गवर्नमेंट को एक ग्रीन टैक्स होता है वो देना पड़ता है। उसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। ग्रीन मार्केटिंग में क्या शामिल है? तो ग्रीन मार्केटिंग में क्या शामिल होता है? ऐसे प्रोडक्ट को बेचना जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो जैसा कि आप प्लास्टिक की जगह जूट के बैग का प्रयोग करने लगे, कपड़े के बैग का प्रयोग करने लगे, कोई बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का बैग्स का वगैरह का यूज़ करने लगे प्लास्टिक की जगह, तो वही क्या होगा? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की बिक्री में आएगा। क्या ग्रीन मार्केट है वो किससे संबंधित आता है? पर्यावरण से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनकी बिक्री से संबंधित होता है। 4 नंबर प्रश्न इको लेबलिंग का उदाहरण है। तो इको लेबलिंग का क्या उदाहरण होता है? उदाहरण होता है भारत का इको मार्क स्कीम को लागू करना। इंडियाज इको मार्क स्कीम है, उसको लागू करने किससे संबंधित होता है? इको लेबलिंग से संबंधित होता है। 5 नंबर प्रश्न है पर्यावरण कुंजनेट्स परिकल्पना EKC क्या कहलाती है? द एनवायरमेंट कुंजनेट्स कर्व्स हाइपोथेसिस सजेस्ट। तो क्या सजेस्ट करती है? प्रदूषण पहले बढ़ता है,
फिर आय के स्तर, एक स्तर के बाद में घटता है। मतलब पहले प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन बाद में समय के साथ है जैसे जैसे पैसा बढ़ता चला जाता है प्रदूषण भी घटता चला जाता है। तो इसी को क्या कहा गया, पर्यावरण कुजनेट्स परिकल्पना के नाम से जाना गया है। 6 नंबर प्रश्न, हरित लेखांकन ग्रीन काउंटिंग में क्या शामिल होता है। ग्रीन काउंटिंग में क्या शामिल होता है, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और पर्यावरणीय लागत, तो डिप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो ग्रीन काउंटिंग में क्या होगा, प्राकृतिक के जो संसाधन है उसका क्या मतलब ऐसे समझ लो आपने, मैंने वो बताया था ना कि क्या बताऊं मैं आपको, किसका उदाहरण देकर बताऊं, वही सीमेंट की फैक्ट्री वाले ले लेते हैं। तो उससे कितना नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, प्राकृतिक संसाधनों को। आपने मान लो कि कोई कोयला निकालने की खदान ली, तो उसमें अपने पेड़ों को, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटना पड़ा, या कोई हाईवे बनाया तो इससे पेड़ों वगैरह को काटना पड़ा, तो उससे क्या होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों का कितना नुकसान हुआ, कितनी पर्यावरण पे लागत आई, उसी को क्या कहा जाता है, हरित लेखांकन के नाम से जाना जाता है। क्लीन टेक्नोलॉजीज, तो क्लीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, प्रदूषण को कम करने वाली तकनीक। तो जैसे कि आपने आपकी जो मशीन वगैरह हैं जो आप कंपनी में यूज़ करते हो, उसमें आपने नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर ऊर्जा का यूज़ करने लग गए, तो ये क्या होती है, क्लीन टेक्नोलॉजी का उपयोग में आने लग जाएंगे। समझ में आ गया। या फिर जो आप आज के समय आप जो ई व्हीकल देखते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक वाले व्हीकल, वो भी क्या किस में आते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी के उदाहरणों में से आते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, लागत लाभ विश्लेषण CBA कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज यूज टू। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का किस चीज़ में यूज किया जाता है, परियोजनाओं के आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए। एवेल्यूएट द इकोनॉमिक एंड द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो कोई भी परियोजना है उसका आर्थिक और पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है, वो किस में उसको एनालिसिस किया जाता है, CBA में एनालिसिस किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या परिभाषा होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या परिभाषा होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की। तो इनकी परिभाषा होती है ऑप्शन नंबर A, वर्तमान जरूरतों को पूरा करने हेतु भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को बनाए रखना। तो आप क्या करोगे, जो आपकी वर्तमान समय की जरूरतों को भी पूरा कर लोगे और आने वाले भविष्य वाली पीढ़ियां उनके लिए भी छोड़ दोगे। मतलब आपके पास ऐसे समझ लो कि 10 लीटर पानी है, तो आपने 2 लीटर खुद ने यूज कर लिया और 8 लीटर वो आने वाली जनसंख्याओं के लिए यूज में ले लिया। एक उदाहरण दिया, वैसे मत बोलना कि 10 लीटर से क्या होता है। संसाधनों के उदाहरण, कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसोर्सेज में क्या शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज में संसाधनों के उदाहरण में मानव निर्मित और प्रकृति दोनों से संबंधित संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं। तो मानव निर्मित भी आएंगे और प्रकृति के संसाधन भी इसके अंतर्गत आएंगे। इको मार्क स्कीम किस देश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये बाहर से संबंधित है। इको मार्क से संबंधित मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो पर्यावरण को प्रदूषण कम करने का या पर्यावरण पे कम से कम प्रभाव डालता है तो उसको इको मार्क दिया जाता है। ट्रेडमार्क की तरह होता है ये भी एक। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का दायरा क्या होता है, क्या स्कोप होता है। स्कोप ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। तो क्या होता है, प्रदूषण नियंत्रण करना, संसाधन प्रबंधन और नीति विश्लेषण करना। तो जो आपको प्रदूषण उसको नियंत्रण करना, संसाधनों का तथा प्रबंधन का नीति विश्लेषण करना इसके तहत आएगा। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर B होगा। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित होती है, साझा संसाधनों का अतिदोहन करना। मतलब आपके पास बहुत संसाधन है, जैसे आपके पास क्या है, आपके गांव में बहुत अच्छा पानी का जल स्तर बहुत ऊंचा, तो सारा गांव अंधाधुंध पानी को व्यर्थ कर रहा है, कोई उसका महत्व नहीं समझ में आ रहा है, तो वही क्या कहलाएगी, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स आएगी कि आपके पास जो संसाधन है उनका आप बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हो, अतिदोहन कर रहे हो। ग्रीन GDP क्या नापता है। तो ग्रीन GDP किसको नापता है, पर्यावरणीय क्षति को घटाकर सामान्य GDP। मतलब आपने कोई भी फैक्ट्री में GDP क्या होती है, पूरे देश के द्वारा कितने टोटल प्रोडक्ट्स को उत्पादन किया गया भारत के अंदर। समझ आ गया आपको। तो नहीं, भारत के अंदर नहीं, कुल भारतीयों के द्वारा। तो उसमें क्या होगा, आपने अगर मान लो कि कोई 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसमें आपकी 10 रुपये की बचत हुई, ये समझ लो, लेकिन उसमें आपने 2 रुपये का पर्यावरण प्रदूषण कर दिया, तो उससे क्या आपकी कुल बचत कितनी होगी, GDP तो 10 रुपये होगी, लेकिन ग्रीन GDP कितनी होगी, 8 रुपये होगी। सतत विकास लक्ष्य SDG कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं सतत विकास लक्ष्य, 17 प्रकार के टोटल सतत विकास लक्ष्य होते हैं।
16 नंबर प्रश्न है, भारत में इको मार्क स्कीम किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो 1991 में इको मार्क जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था। फिर से बता देता हूँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। समझ में आ गया आपको? वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत। अपशिष्ट कचरा अधिनियम किसके तरफ? 1989 में। पानी संरक्षण अधिनियम पानी प्रदूषण संरक्षण पानी प्रदूषण का जो अधिनियम है 1974 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के अंतर्गत। समझ में आ गया आपको सारे अधिनियम। पर्यावरणीय मूल्य, इन्वायरमेंटल वैल्यूज का क्या प्रकार होता है? इन्वायरमेंटल वैल्यूज में क्या आते हैं? उपयोग करना, यूज, वैल्यू, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑप्शंस। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कमी करना, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है उसको कम करना। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर होता है ना लोन वगैरह से संबंधित, वैसे ही कार्बन क्रेडिट होता है। इसमें आप कोई भी उद्योग चला रहे हो उसमें कितना कम कार्बन आप प्रदूषण कर रहे हो, कितना कम प्रदूषण फैला रहे हो, तो वही क्या कहलाता है? कार्बन क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। कम से कम कार्बन फुटप्रिंट दोगे तो उसको। नवीनीकरण संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्या उदाहरण है? तो क्या उदाहरण होता है? तो ऐसे संसाधन जिनको आप प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हो और उनको फिर से क्या कर लिया जाता है? प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे नवीनीकरण के क्या उदाहरण होते हैं? सोलर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गई, आपकी पवन ऊर्जा हो गई, और गोबर गैस ऊर्जा हो गई। ये सब किसका? नवीनीकरण के। और अनवीनीकरण के कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गई, है ना, ये सब किसके? अनवीनीकरण के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सौर ऊर्जा इसका उदाहरण होता है। अगले वाला, सतत विकास का त्रिपक्षीय सिद्धांत क्या है? ट्रिपल बॉटम लाइन इज। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होती है? किससे संबंधित होती है? अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण का जो संबंध होता है वही ट्रिपल लाइन से संबंधित होता है। तो ये था इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित आपके सामने प्रश्न। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।